नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर आप लोगों में से जिसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं पता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हर एक जानकारी मिल जाएगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर उसी से लिंक है। जब तक ये वाला वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका नाम था द ग्रेट वॉर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। उसके बाद हम टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हुई, ठीक है, और वहां पर कौन कौन सी कंट्री की सेना आई। आज इस मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पूरे यूरोप का मानचित्र, जो नक्शा है, आपको पता चलेगा कौन सी कंट्री यूरोप की कब बनी और किस पे किसका कब्जा था, कौन कब आज़ाद हुई, पूरी कहानी। ठीक है, यूरोप के अलावा अफ्रीका के बारे में पता चलेगा, अफ्रीका की कौन कौन सी जगह पे यूरोप का कब्जा था। ठीक, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एशिया के अंदर हमारे पास स्थिति क्या थी इसकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, पूरे एशिया की। जापान का क्या रोल था इसके अंदर और जापान ने क्या किया, कौन कौन सी टीम बनी, जापान किस टीम के अंदर गया, और चाइना। और इसके अलावा एशिया के अंदर आपको पता चलेगा कि चाइना आज आपका क्लेम करता है, बोलता है चाइना कि ताइवान मेरा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ताइवान वास्तव में उसका है या ताइवान कैसे बना। ठीक है, पूरी कहानी आज जानेंगे इसके अंदर, अंत तक बने रहिए। जिसको कुछ नहीं मालूम वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आप वीडियो देखिए, और एक एक डेट के हिसाब से, एक एक मैप के हिसाब से, मैंने आपको कुछ जगह बोल रहा हूँ ना, तो आपको मैप में दिखाऊंगा कंट्री, ये वाली कंट्री यहाँ पर है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मानता हूँ, क्योंकि मुझे इसको एक ही पार्ट में बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ी लंबी बनाई वीडियो। ठीक है, आपको ऐसी आपकी प्रक्रिया जो आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है मेरा ये वाला, t.me/dr_zishan_sir। ये मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर क्या था देखिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं ये वर्ल्ड वॉर टू को हम टोटल वॉर भी कहते हैं और ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टोटल वॉर और ग्लोबल वॉर? इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसमें सिर्फ सेना के सामने लड़ रही थी। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पर सेना तो सेना के सामने लड़ रही थी, उसके अलावा यहाँ पर आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया, शहरों के अंदर बॉम्ब फेंके गए, लोगों के घर जलाए गए, लोगों के व्यवसाय बर्बाद किए गए, लोगों की जाने गई इसके अंदर। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल वॉर और ग्लोबल वॉर। अब बात समझिए, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1939 से लेके 1945 तक, ये कुछ हिस्टोरियन इतिहासकार मानते हैं हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 से लेके और अंत हुआ तो 1945। बट हम भी यही बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1937 से हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? सीनो जापानीज वॉर से, जो बाद में वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट बना था। बाद में सीनो का मतलब था चाइना, सीनो का मतलब होता है चाइना। इसका मतलब आप यहाँ देखोगे चाइना आज अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताता है। और आज यहाँ देखेंगे हम कि चाइना भी कभी जापान का गुलाम हुआ करता था। जापान ने चाइना की कॉलोनीज उजाड़ दी थी, वहाँ पर जापान ने कब्जा कर रखा था चाइना के अंदर, बीजिंग तक जा चुका था जापान के अंदर, जापान चाइना के अंदर। हम यहाँ देखेंगे तो सीनो जापानीज वॉर 1937 में होता, चाइना और जापान के बीच में वॉर। ठीक है, उसके अंदर यही पार्ट आपका क्या ना वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट बन गया था आगे, और वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था अगस्त 1945 को। आगे देखेंगे, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें जो मौतें हुई हैं, ठीक है, जो मौतें हुई हैं वो लगभग 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ मौतें हुई हैं टोटल। ठीक है, मैंने बताया था इसमें सिविलियंस इन्वॉल्व थे, सिविलियंस आम नागरिक जो मारे गए, आपके पास यहाँ पर करीब 5 करोड़ आम नागरिक मारे गए दुनिया भर से, और 3 करोड़ सैनिक मारे गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी यहाँ पर, लोगों ने जीवन खोया। मतलब 6 से लेकर 8 करोड़ जनसंख्या बहुत बड़ी होती है आज की डेट में। हम बात करते हैं यूरोप के एक छोटे देश की पॉपुलेशन है इतनी, मतलब एक पूरा देश तबाह हो गया था, ये समझो, लोग मारे गए इतनी लॉस हुई थी लाइफ में। अब कंडीशन आती है यहाँ पर, देखिए आज हम देखेंगे ये यूरोप का मैप है।
ये किसका मैप है? यूरोप का नक्शा है। अब यूरोप के अंदर आप ध्यान से देखिए इस मैप को, आज हमारा मैप ऐसा दिखता है, पर मैं उस जमाने का मैप दिखाने जा रहा हूँ। उस जमाने के अंदर मैप कुछ ऐसा नहीं दिखता था, ठीक है, उस जमाने में मैप कुछ अलग तरीके से दिखता था, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हुआ हमारे पास एक टॉपिक है पग्नेशियस ग्रुप। पग्नेशियस द पंगा लेना। अब किसने किससे पंगा लिया भाई? जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हमने बात की थी कि एलाइड पावर्स थी वहां पर, ठीक है, ऐसे यहाँ भी एलाइड पावर्स थी। बात समझना, यहाँ पर एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? दो पावर थे, मतलब दो लोगों ने पंगा लिया। एलाइड वालों ने पंगा किसे लिया? एक्सिस से लिया। अब देखिए एलाइड पावर में सबसे बड़ी ताकतें कौन सी थी? यूके, इंग्लैंड हो गई, फ्रांस, यूएसए अमेरिका, और यूएसएसआर हम बात करते हैं इसको रशिया, और एक चाइना। ये बड़ी ताकतें थी, ठीक है, ये बड़ी ताकतें थी जो एक तरफ से लड़ रही थी। ये किसके ना? अलाइड पावर। आप इसके नाम याद रखिए। देखिए यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में यूके फ्रांस हमारे पास यहाँ से आ गया, यूके फ्रांस। अमेरिका अलग है, यूएसएसआर एशिया और यूरोप दोनों में आता है, और चाइना एशिया के अंदर है, ठीक है। मतलब हम बात करेंगे यूके फ्रांस, यूएसए अमेरिका, और यूएसएसआर रशिया और चाइना, ये बड़ी ताकतें थी। उनके साथ बाद में जो ज्वाइन किया था पोलैंड, ग्रीस और यूगोस्लाविया ने, किसको? एलाइड पावर ज्वाइन की थी, ठीक है। और हमारे पास एक था नासी ग्रुप, ठीक है, मतलब एक्सेस पावर में नासी जर्मनी, हिटलर की, ठीक है, यहाँ बात करेंगे हिटलर की। और इसके बाद इटली और जापान, मतलब जर्मनी, इटली, जापान एक टीम में थी, एक्सेस पावर कहते थे उसको। और एलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, पोलैंड, ग्रीस, यूगोस्लाविया, ये सब एक टीम के अंदर थे, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं आपके आगे बोलूंगा एलाइड पावर। एलाइड पावर जब बोलूंगा, अगर आपको याद ना आए तो मैं बोलूंगा इंग्लैंड और फ्रांस। आप याद रख लेना, इंग्लैंड और फ्रांस मतलब ये टीम वाली, ये वाली एलाइड पावर। और जर्मनी बोलूंगा तो ये एक्सिस पावर में आ गया। इतनी बात क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए ये मैप थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास जर्मनी है, ये जर्मनी है इस कलर के अंदर, कलर देखना, ये इटली है इस कलर में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक कलर दिख रहा है वो एक्सिस पावर थी यहाँ पर, ठीक है। एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी, ठीक है, आपका इटली, और आपका क्या नाम है? जापान, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, जर्मनी, इटली और जापान। भाई जर्मनी इटली तो यूरोप का है, जापान एशिया के अंदर आता है। इसका मतलब ये मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जर्मनी, इटली और जापान एशिया के अंदर, ये क्या है? ये हमारा एक्सेस पावर है। और जो आप दूसरी कंट्री देखेंगे वो अलाइड पावर में, देखो यूके, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, ये वाला यूएसएसआर, रशिया, पोलैंड। ये जो कलर दिख रहा है ये वाला कलर, ये कलर कौन सा है हमारे पास? यह है हमारे पास एलाइड पावर। देखिए एक्सेस पावर सिर्फ इतना सा है, एक्सेस पावर, और एलाइड पावर का कलर देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है एलाइड पावर, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये कलर, ये वाला कलर जो है स्पेन वाला, ये कलर जहां दिखेगा आपको वो मतलब वो ऐसी कंट्री है जो इन्वॉल्व नहीं थी, इनको कोई हानि नहीं पहुंची, ठीक है। इन कंट्रीज पे कोई हानि नहीं पहुंची, वर्ल्ड वॉर में शामिल हुई नहीं ये कंट्री, ठीक है। शामिल कौन सी हुई थी? एक ग्रीन कलर वाली और एक ये वाले कलर, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेस पावर है, जर्मनी, इटली और जापान एशिया में आता है, ठीक है। और बाकी ये कलर इंग्लैंड और फ्रांस वाला कलर ये दिख रहा है, ये अलाइड पावर है, ठीक। आगे देखते हैं। अब पहली चीज कहते हैं ये हमारे पास जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? सबसे पहली बात, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, ठीक है। मतलब जो मिलिट्री सेना थी जापान के अंदर उसमें उदय हो गया, वो बढ़ती जा रही थी। कैसे बढ़ रही थी? जैसे मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको बताया था, जापान ने 1904 में, 1904 1905 में सबसे बड़ा कदम क्या उठाया? इसने रशिया को हरा दिया। और आप जानते हो रूस, यूएसएसआर कितना बड़ा देश है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस है। तो इसने, जापान ने अब क्या करा? 1904-05 में किसको हरा दिया? रशिया को हरा दिया, रूस को हरा दिया। इसकी सेना बढ़ गई वहां पर, ठीक है। उसके बाद जापान ने क्या किया यहाँ पर? अब जापान 1910 में जापान ने यहाँ पर पूरा कोरिया जीत लिया। कोरिया, चाइना को हरा दिया, और चाइना से क्या जीत लिया? कोरिया, जिसमें आज नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, दोनों पार्टी से जापान के पास थे पहले। कोरिया जीत लिया। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जापान की मिलिट्री किस तरह बढ़ रही थी। जैसे जापान क्या चाहता था? जापान चाहता था यूरोप की कंट्रियाँ है, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाती हैं, अपना कब्जा करती है कंट्री पे। ऐसी एशिया के अंदर जापान भी ऐसा ही करे, अपना कब्जा करे कंट्रियों पे और वहाँ औपनिवेशिक ताकतों को फैलाए, ठीक है।
जिन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया डिटेल के अंदर, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में वहां से जाने। और इसमें क्या था मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। उसके अंदर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, 1919 में। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से लेके 1918 तक चलता था, ठीक है, चला था इतना। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जर्मनी को, और इसके अंदर जर्मनी को दोषी माना गया था। और ये माना गया था कि जर्मनी हार भी गया था इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये माना गया था कि जर्मनी की वजह से इतनी जान मान की हानि हुई है, इसलिए जर्मनी को पेनल्टी देना पड़ेगी। और यहाँ पर इसकी सीमाओं को एक श्रिंक कर दिया कि इतनी सीमा होंगी जर्मनी की बस, ठीक है। मतलब बहुत बेइज्जती हुई जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बुरी तरह हारा जर्मनी इसके अंदर। और लोगों ने बड़ी नफरत भरी निगाहों से जर्मनी को देखा था। और सबसे ज़्यादा नफरत कौन है? फ्रांस। जर्मनी का पड़ोसी कौन है? फ्रांस। फ्रांस का जो बिहेवियर था जर्मनी के साथ बहुत ही बेकार था। वहां पर ये भी कारण बन गया कि भाई कोई आदमी आपसे रूठेगा या ढंग से बात नहीं करेगा तो आपके अंदर वो कहता प्रतिशोध की भावना जागेगी आपके अंदर, ठीक है। वही कंडीशन उनको लगता था जर्मनी के लोगों को। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जरिए हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जर्मनी के लोग क्या मानते थे? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जरिए जर्मनी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और हुआ भी था अन्याय, कुछ कुछ अन्याय, कुछ बात सही भी थी, कुछ गलत भी थी, ठीक है। जापान सेना बढ़ाता जा रहा था और हमारे पास यहाँ औपनिवेशिक ताकतें जो साम्राज्यवाद था वो बढ़ता जा रहा था। जैसे पुराने साम्राज्यवाद की बात करते हैं यहाँ पर, वो उसमें कौन आया था पुराने साम्राज्यवाद में? आप सबको पता होगा, यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस पुराने साम्राज्यवाद में था, ठीक है। और अगर नए साम्राज्यवाद की बात करते हैं, नए औपनिवेशिक ताकतें जो जाग रही थी वो कौन सी थी? जर्मनी। अभी आपको दिखाऊंगा जर्मनी में हिटलर के अंदर जर्मनी ने कितनी तरक्की की थी, वो सब देखेंगे। जर्मनी और आपका जापान, ठीक है। नई उपनिवेशिक ताकत कौन सी थी? आपकी जर्मनी और जापान। तो यहाँ डिमांड क्या थी? भाई पुरानी ताकतों को हटाओ, नई ताकतों को लेकर आओ, ये वाली बात भी थी। तो हमने पहला चीज क्या देखी? कारण क्या था वर्ल्ड वॉर के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के? पहला, जापान अपनी सेना को बढ़ाता जा रहा था, कई जगहों पर कब्जा कर रहा था। दूसरा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी उसमें जर्मनी के लोगों को मानना था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और उसके अन्याय की वजह से यहाँ पर फ्रांस के लोग और गंदा बिहेव करते थे जर्मनी के लोगों के साथ, जर्मनी के साथ, ठीक है। प्लस लोगों की डिमांड थी यहाँ पर जो उपनिवेशिक ताकती साम्राज्यवाद था वो पुराने साम्राज्यवाद को खत्म करके नया साम्राज्यवाद स्थापित करें। यहाँ पर पुराने साम्राज्यवाद में हमारे पास इंग्लैंड और फ्रांस थे, और नए साम्राज्यवाद में जर्मनी और जापान थे, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात आपको आई तो क्लियर हो गई होगी। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता आपको पूरी, ठीक है, तो याद रखना इसमें तो एक चीज है हमारे पास कि हमारे पास दुनिया के अंदर एक नेशनलिज्म, मतलब क्या डिक्टेटर होता है, आप डिक्टेटर आपने सुना, तानाशाह, तानाशाही शुरू हो गई थी। मतलब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जगह जगह तानाशाही स्टार्ट हो गई थी। कैसे तानाशाही कौन कर रहा था यहाँ पर? अब भाई सीधी बात है, एक आदमी तानाशाही करेगा, मतलब अपनी कंट्री में कर रहा है, समझ में आता तानाशाही, ठीक है। उसके बाद अपनी कंट्री से निकल के बाहर दूसरी कंट्री में जाके तानाशाही करे, तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में, तो सामने वाला थोड़ी बैठेगा। तो एक दिन सब कंट्री इकट्ठी हो जाएंगी और फिर युद्ध हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा वहां पर। ऐसे ही हुआ कि जब वहां पर नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप, तानाशाह जो बड़ा जर्मनी में, आप जानते हो हिटलर के द्वारा तानाशाह बहुत बड़ा था, ठीक है। हिटलर तानाशाह था बहुत बड़ा, एडोल्फ हिटलर नाम है इनका पूरा, ठीक है। यहाँ पर नाजी पार्टी थी इनकी। हिटलर जापान के अंदर सेना, जापान की सेना यहाँ पर आपके क्या नाम है, मतलब एक तरह डिक्टेटर की तरह काम कर रही थी जापान की सेना। मतलब उसका था तानाशाही कर रही थी पूरी तरह, ये जगह हमारी, ये जगह जो चाइना कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से ये करती जापान की सेना उस जमाने के अंदर। उसके अलावा इटली, भाई इटली भी तानाशाही उस टाइम उतरी आई थी। इटली का एक राजा था, क्या नाम है, मतलब जो एक मुनार्क था इटली का, जो कमांडर था उसका नाम था मुसोलिनी, आपने नाम सुना होगा, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। मतलब यहाँ पर दुनिया में तानाशाही बढ़ती जा रही थी, तो ये वर्ल्ड वॉर का कारण बन गई तानाशाही जर्मनी की तरफ से। मतलब ये एक्सेस पावर में है। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तानाशाही कहाँ से बढ़ रही थी? एक्सेस पावर में से, एलाइड पावर में से नहीं बढ़ रही थी, एक्सेस पावर की तानाशाही बढ़ रही थी यहाँ पर। और एक्सेस पावर के अंदर जर्मनी, जापान, इटली तीनों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इटली में हिटलर का, मतलब जर्मनी में हिटलर के द्वारा जापान की सेना तानाशाह बढ़ा रही थी, और इटली में मुसोलिनी वहाँ का नेता था, उसके द्वारा एक तानाशाह था वहाँ का इटली का, तो उसके द्वारा बढ़ी थी। आगे बात करेंगे मुसोलिनी के बारे में। देखिए अब सवाल आता है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। देखो टेंशन मत लेना, ये मैप आएगा, मैप के द्वारा सब चीज़ दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। आप आराम से बैठिए, सांस रोक के, ठीक है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए एंड तक, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा सांस मत रोक लेना, ठीक है, मतलब सुकून से, मेरा मतलब कहने का सुकून से बैठिए। अब देखिए
अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महातबाही देखने को मिली 1914 से 1918। उसके बाद यूरोप के अंदर यहाँ पर उन लोगों ने लीग ऑफ नेशन बनाया। यूरोप के अंदर क्या बनाया? लीग ऑफ द नेशन बनाया यूरोप के अंदर, ठीक है। इसके द्वारा क्या था कि कोई भी इंसान किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। इसके द्वारा क्या था कि कोई भी इंसान किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेगा, अगर वो आक्रमण करता है तो उस कंट्री का बहिष्कार कर दिया जाएगा, ऐसा था। अब जब फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, लीग ऑफ नेशन ने बोला था आक्रमण नहीं करेगा, पर कंट्री ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, इसकी बात नहीं मानी। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल मंचूरिया। मंचूरिया क्या है? ये चाइना के अंदर है। मंचूरिया कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है, यहाँ पर। अब हुआ क्या? मंचूरिया, आगे बात करेंगे इसकी। 1931 में 1931 में यहाँ मंचूरिया पे अटैक कर दिया जापान ने। मंचूरिया पे अटैक किसने करा? जापान ने। और लीग ऑफ नेशन बोल रहा था कि आप किसी पे कोई अटैक नहीं करेगा यहाँ पर, तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, जापान को बुलाया गया, भाई इधर आओ, तुमने क्या मंचूरिया पे अटैक क्यों करा? मंचूरिया चाइना का उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, एक राज्य है मंचूरिया। चाइना ने उस पर अटैक करके, वो सॉरी जापान ने अटैक करके चाइना पे अपना एक राज्य बनाया वहाँ मंचूरिया में, ठीक है। और वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बनाई, अपनी एक सरकार बनाई, अपना कठपुतली बंदा बिठा दिया। मतलब सरकार चल रही है जापान से, एक बंदा बैठा हुआ जो राज कर रहा है मंचूरिया पे, और है ऐसा चाइना का, ठीक है। यहाँ पर इसको बुलाया गया जापान को, भैया तुमने क्यों अटैक करा? तो जापान ने गुस्से में आकर लीग ऑफ द नेशन छोड़ दी, बोला मुझे करना ही नहीं इसमें काम, ठीक है, हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। इथोपिया की बात करते हैं। भाई इथोपिया अफ्रीका का देश है। इथोपिया किस कंट्री के अंदर है? अफ्रीका का देश है, ठीक है, अफ्रीका। अब सवाल आता है कि भैया अफ्रीका महाद्वीप का देश कौन सा? इथोपिया। इथोपिया पे अटैक किसने कर दी? इटली ने। इथोपिया पे अटैक किसने कर दिया? इटली में, ठीक है। अब बात देखना इधर, जैसे इंडिया की जो सॉरी इंग्लैंड की जो कॉलोनी इंडिया थी, मतलब इंग्लैंड का कब्जा भारत पे था, ऐसे ही आपका क्या नाम है, इथोपिया पर कब्जा किसका था? इटली का था, ठीक है। तो इसने भी अटैक कर दिया, तो लीग ऑफ नेशन का खंडन हुआ। जर्मनी, भाई आप, मैं कह रहा हूँ जर्मनी पर अटैक किसने करा? मैं जर्मनी क्यों लिखा है? जर्मनी ने भी, मतलब जर्मनी ने एक जगह है राइनलैंड, बात समझना, आपने सुना होगा राइन नदी, अभी आपको मैप में दिखाऊंगा ये चीजें भी। राइनलैंड, राइनलैंड नाम की जगह है जर्मनी में, वहां पर उस जगह जर्मनी ने अपनी सेना तैनात कर दिया और अटैक कर दिया राइनलैंड पे, उस जगह पे कब्जा करके, बाद में कब्जा करके अपने अंदर मिला लिया था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? लीग ऑफ द नेशन फेल हो गई। लीग ऑफ द नेशन का कहना था कोई किस पे अटैक नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा, तो यहाँ पर जापान ने, इटली ने और जर्मनी ने अटैक किया जगहों पे और कब्जा किया, ठीक है। देखते हैं आगे। उसके अलावा जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, मैंने उसमें बताया था आपको कुछ नई नई कंट्रीज बनी थी बहुत सारी, मैंने एक चार्ट बनाया था कि कौन सी नई कंट्री बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप के अंदर, ठीक है। अब वहां पर उन्होंने सीमा ऐसे खींच दी, मतलब जैसे मान लो कोई बाउंड्री है और कोई भी बाउंड्री लोगों ने जाके मतलब इस तरह से खींच दी। अब जैसे मान लो कोई जर्मन के लोग हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। अब उन्होंने एथनिसिटी के हिसाब से नहीं रखा, अगर मान लो कोई जर्मन वाले हैं उनको शायद यहाँ शिफ्ट कर देते, ठीक है, और बाउंड्री यहाँ से डाल देते, पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं करता। तो उनकी जो बाउंड्री थी वो रैशनल थी, मतलब किसी मतलब की बाउंड्री नहीं थी वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर। और वहाँ की पता चला वो लोग जो यहाँ पर जर्मन रहते हैं वो तो उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पता चला कि स्लोवाक बोलने वाले कोई और कंट्री में रहते हैं, थोड़े थोड़े इधर रहते हैं, तो वो तो उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे देशवासी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कारण ये था इरेशनल बाउंड्री, ठीक है, उनकी बाउंड्री इरेशनल थी, किसी मतलब की नहीं थी। देखिए फोटो देख रहे होगे, ये कौन है? हिटलर। इनका नाम है पूरा एडोल्फ हिटलर। आपने इनके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। एडोल्फ हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, और इस हिटलर की बात करेंगे, इसने अंत में क्या किया था इस वर्ल्ड वॉर के अंदर कि खुद को और अपनी पत्नी को गोली मार के हत्या कर ली थी। हिटलर का जो झंडा है, जैसे हमारे तिरंगा है, ट्री कलर, 3 कलर हमारे तिरंगे पे, अशोक चक्र बीच में बना हुआ है, ऐसे ही हम बात करेंगे जर्मनी का उस टाइम जो झंडा था, वो देखिए स्वास्थ्य का साइन, ये साइन दिख रहा है साइन, ये जर्मनी के झंडे का सिंबल था, ये वाला। कभी मैप में आप ये वाला सिंबल देखोगे, ये बस सुनने इंडिया का कब्जा है वहां पर, ये जर्मनी का कब्जा है, समझ में आ गया? जर्मनी के झंडे का ये पैटर्न था उस टाइम, स्वास्तिक वाला, ठीक है। देखिए अब हिटलर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, बहुत आराम से एक एक चीज क्लियर करूंगा। हिटलर कौन था, उसने कैसे अटैक किया, ठीक है, कौन सी पॉलिसी अपनाई हिटलर ने, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की स्थिति क्या थी, वर्ल्ड वॉर में कौन किसके साथ था, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्थिति क्या थी, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर में भारत का योगदान क्या था, ठीक है। बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी 1 बाय 1, आराम से देखना बस वीडियो को एंड तक। देखिए
हिटलर की जो पार्टी थी, हिटलर की जो पार्टी थी वो कौन सी थी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये पार्टी थी हिटलर की। अब सवाल आता है भैया हिटलर की ये वाली पार्टी थी, इस पार्टी से हिटलर ने चुनाव लड़ा। ठीक है, हिटलर सत्ता में आया था 1933 में। कब आया था? 1933 में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हिटलर बिकेम द चांसलर। चांसलर होता है जैसे चांसलर वहाँ के प्रधानमंत्री तक के लेवल की पोस्ट होती है जर्मनी के। ठीक है, यहाँ पर हिटलर चांसलर बना था 1933 में। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसको परमिशन दी कि आप अपनी सरकार बनाइए। तो हिटलर किस पार्टी से? वही पूर्ण बहुमत से नहीं आया था, पर सरकार वहाँ के राजा ने परमिशन दी थी कि आप सरकार बनाइए अपने यहाँ पर। तो हिटलर ने अपनी पार्टी लेकर आया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, 1933 में इन्होंने पार्टी बनाई। अब उनका जो उसकी पार्टी थी उसका क्या मानना था हिटलर की पार्टी का? ठीक है, ये लोग कौन थे? एंटी ज्यूज थे। ज्यूज होते यहूदी, एक धर्म, एक समाज होता है हमारे समाज के अंदर यहूदी। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं, ऐसे यहूदी भी एक समाज होता है जो इजराइल में ज़्यादा मिलेगा आज आपको। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एंटी ज्यूज थे, ज्यूज के खिलाफ थे। इनका मानना था कि दुनिया की सर्वोच्च जो नस्ल है रहने लायक, ठीक है, वो कौन है? आर्यन रेस है। ठीक है, अगर जर्मनी में आर्यन रेस के अलावा कोई और रेस, कोई और नस्ल रहती है, उसको क्या नाम है? जर्मनी में या तो मार दो या जर्मनी से बाहर निकाल दो। यहाँ पर खाली जो रहेंगे जर्मनी में वो आर्यन रहेंगे। ठीक है, इनका ऐसा मानना था। किसका? हिटलर की जो पार्टी थी उनका मानना था एक्सक्लूड कर दो, जर्मनी से बाहर निकाल दो, कोड़े मार मार के जान से मार दो उनको, क्योंकि आर्यन रेस सुपीरियर है सबसे। ये ऐसा हिटलर की पार्टी का मानना था। इसलिए ये एंटी ज्यूज थे, ज्यूज के खिलाफ थे, और एंटी मार्क्सिस्ट मतलब एंटी माओवादी थे ये। ठीक है, यहाँ पर मार्क्सिस्ट थे। आगे देखेंगे। अब सवाल आता है हिटलर जब सरकार बनाई अपनी, तो हिटलर ने सबसे पहले जो सेना तो थी जर्मनी में, सेना को दोबारा से तैयार किया, रीआर्मिंग ऑफ जर्मन आर्मी। ठीक है, सेना को तैयार किया दोबारा से। सेना में कौन सी? आर्मी को, मतलब जो दौड़ के पैदल भागते हैं, और एयर फोर्स को। ठीक है, इन दोनों को पूरी तरह से तैयार किया। और नेवी पावर में जर्मनी आगे था उस टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया? हिटलर ने आर्मी को दोबारा से ढंग से अपने हिसाब से तैयार किया, पूरी तरह से ट्रेंड किया, और एयर फोर्स को तैयार किया पूरी तरह से अटैक मतलब लड़ने के लिए यहाँ पर। अब उनका क्या मानना था कि अगर देखो हमारे समाज है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समाज है ये वाला, हमारे समाज में बहुत से लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे वहाँ पर जर्मन्स भी रहते होंगे और कुछ लोग ज्यूज भी थे, ज्यूज। अब हिटलर का ऐसा कहना था कि भैया अगर ये कोई बंदा ज्यूज है, ज्यू मतलब यहूदी है कोई बंदा, अगर उसको हमें पहचान करनी है यहूदी, तो हम कैसे पहचानें? तो उस बंदे के जितने भी यहूदी थे कहाँ पर? जर्मनी में। उनके हाथ पे एक निशान बनाया गया, मार्क किया गया, ये वाला, ये वाला, या हम देखिए ये वाला निशान था शायद, ये वाला, हाँ ये इस टाइप से था, ये रहा निशान। ये उनके हाथों पे ये वाला निशान बनाया गया यहाँ पर, जिससे कि एक पहचान हो गई कि ये बंदा यहूदी है, ज्यूज है। जैसे कि उसके साथ जैसे आम आदमी के साथ ट्रीट करते अच्छा, उसके साथ अच्छा ट्रीट, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि ये निशान देखकर यहाँ पर। और हिटलर ने सत्ता में आते ही क्या किया? सबसे पहले वहाँ पर सिविल लिबर्टी को क्या नाम है? खारिज कर दिया, सस्पेंड कर दिया सिविल लिबर्टी को। और मतलब ये, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो जर्मनी में अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे, हिटलर आ गया गद्दी पे, तो अब यह क्या होगा? चुनाव नहीं होंगे हिटलर के आने के बाद। अब देखिए आप ध्यान से, हम बात करेंगे 1933 में हिटलर आया, ठीक है, और 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला। तो जब तक हिटलर ही था पूरा, 1933 से लेकर 1945, और 1945 में ही हिटलर ने खुद को गोली मार के अपनी हत्या की थी, अपनी पत्नी की हत्या, मतलब सुसाइड किया था गोली मार के। जब तक हिटलर गद्दी पे था तो कोई चुनाव नहीं हुए, तो लोगों की सिविल लिबर्टी छीन ली, उनकी स्वतंत्रता छीन ली, तो चुनाव मतलब वोट डालने के लिए, और वो बन गया वहाँ का जर्मनी का एक तानाशाह डिक्टेटर बन गया। ठीक है, उसके बाद हिटलर ने लोगों से वादा किया हुआ था, उनके एक मैनिफेस्टो था, उसमें वादा किया था कि जो हमारी समृद्धि संप्रदा जो गई है, हमारी इज्जत गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जैसे हम कहते हैं इंडिया इज आ मदरलैंड, ऐसे जर्मनी उनका फादरलैंड है। जर्मनी उनका क्या है? फादरलैंड है। उन्होंने बोला कि हमारे जो फादरलैंड है जर्मनी, उसकी ग्लोरी को मैं वापस लाऊंगा, रिस्टोर करूंगा, उसकी समृद्धि गई है उसको वापस लाऊंगा, ये मेरा इस जर्मन वासियों से वादा है। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जीवन मेरा व्यर्थ है। ठीक है, तो मैं अपने देश की समृद्धि को एक दिन वापस ला के दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, सिर्फ आपका साथ चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास कुछ हिटलर के बारे में था। अब देखिए सेकेंड जापानीज सिनो वॉर की बात करते हैं। देखो सिनो चाइना हो गया, मैप में आपको, चलो मैप में दिखाता हूँ मैं पहले। इसके अंदर देखिए ध्यान से, ये देखते हैं, ये हमारा है, हमारा प्यारा भारत, सबसे सीधा सच्चा देश भारत। ठीक है, दूसरा
हम बात करेंगे चाइना एरा आज की डेट में। अब हुआ क्या, चाइना के बाद देखिए जापान, हम बात करेंगे, ये चाइना हो गया, ये टोक्यो राजधानी जापान की है, टोक्यो राजधानी किसी जापान का, ये कलर दिख रहा है ये वाला, ये जापान है, ठीक है। जापान ने क्या काम किया, पहले मैंने बताया था आपको कोरिया, 1910 में तो कोरिया पे कब्जा कर लिया, 1900 कोरिया पे मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इस पे कब्जा कर लिया जापान है, देखो जापान का कलर है। जापान ने फिर चाइना का जो उत्तरी वाला भाग है मंचूरिया, ये वाला मंचूरिया, सितंबर सितंबर 18 1931 में इसने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया और मंचूरिया पे अपने शासन, अपने कठपुतली राजा बिठा दिया, एक शासक बिठा दिया, इसका नाम है मंचुकुआ, ठीक है, मंचुको, ठीक है, मंचुको कौन था, इसका क्या नाम है, एक कठपुतली राजा था जो मतलब यहाँ खाली से बैठा था सत्ता चलाने के लिए। और देखिए आप देख वाले कलर कितना बड़े इलाके में मंचूरिया फैला हुआ था और ये चाइना का भाग था। यहाँ पर 1931 में कब्जा किया था, 1910 में कोरिया गया, 1931 में ये गया और फिर 13 अगस्त 1937 में यहाँ पर टोटली वॉर स्टार्ट हो गया चाइना के साथ, चाइना पर और आगे आक्रमण करते करते बीजिंग तक पहुँच गया था। बीजिंग तक कब्जा करने के लिए शंघाई, बीजिंग, हांगकांग सब किसके पास आ गया था, जापान के पास आ गया था। जापान इतनी बड़ी ताकत थी, चाइना को मात दे दी, इसलिए चाइना उससे कभी अटकता नहीं है, मालूम है कि हम पे कब्जा कर चुका है कौन, मतलब यहाँ हमारे पास मंचूरिया पे, ठीक है, कोरिया पूरा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पूरा, ठीक है, आपका शंघाई, बीजिंग और हांगकांग तक पूरा जापान आ चुका था अंदर तक, कहाँ पर, चाइना के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं मैं उसके अंदर टॉपिक के अंदर हमने क्या बात की, 1910 के अंदर कोरिया पे कब्जा किसने कर लिया, जापान ने कर लिया भैया कोरिया पे कब्जा, ठीक है। 1931 में मंचूरिया पे कब्जा कर लिया, जापान ने कर लिया, ठीक है। जब ये कब्जा कर रहा था जापान के अंदर भी लड़ाई पड़ी थी, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, एक कहावत है जापान के जैसे इंडिया में आप जानते होंगे बीजेपी कांग्रेस हमेशा आमने सामने खड़ी हैं लड़ाई लड़ाई करने के लिए, वो उस सत्ता को भड़काएगा, वो उसको भड़काएगा, ये इनमें चलता था, पार्टी में चलता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि चाइना में जब ये ऑनगोइंग वॉर चल रहे थे, चाइना के अंदर जब ये अटैक कर रहा था जापान, ठीक है, तो वहाँ पर दो पार्टियाँ थी, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टियाँ आपस में लड़ रही थी। अब जब ये जापान ने कब्जा किया, अटैक किया, तो ये दोनों पार्टी भाग गई, पहाड़ के पास जाके रुक गई और वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया अपना, क्योंकि इनका पहले उद्देश्य क्या बना, पहले हम जापान को हराते हैं, उसके बाद फिर आपस में लड़ेंगे, सत्ता डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद ये पार्टी आपस में लड़ती रही, इनकी लड़ाई का एंड हुआ था 1949 में, मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1949 में इनकी लड़ाई का एंड हुआ था। अब सवाल आता है भैया इनकी लड़ाई का एंड तो हो गया, बट यहाँ पर जो आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, कौन जीता, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। और आपने सुना होगा चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चाइना में स्थापित कर दिया, और जो नेशनलिस्ट पार्टी था उसको खदेड़ के बाहर निकाल दिया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जीती, ये तो चाइना में रही, ठीक है। अब जो नेशनलिस्ट पार्टी के बंदे थे वो कहाँ गए, ठीक है, उनको यहाँ से देश से ही बाहर निकाल दिया, ये जाके एक छोटे से टापू पे आगे बस गए, उस टापू का नाम है ताइवान, क्या नाम है इसका, ताइवान। वहाँ चलती है नेशनलिस्ट पार्टी और छोटे टापू है बस ताइवान पे, और इसी वजह से चाइना आज क्लेम करता है कि ताइवान मेरा राज्य है, ताइवान मेरा ही राज्य है, इसी वजह से चाइना आज क्लेम करता है चाइना मेरा राज्य है। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी निकल के ताइवान जाके टापू पे आके बस गई, और आज ताइवान की जो राजधानी तैपाई है और वो आज एक अलग कंट्री है, ठीक है। चाइना क्लेम करता है मेरा कंट्री है, मतलब मेरा राज्य है, ये समझ में आ गया चाइना क्यों बोलता है इसको, आगे देखेंगे। उसके बाद 1937 से जो युद्ध स्टार्ट हुआ भाई, 1910 में कोरिया गया, फिर मंचूरिया गया 31 में, फिर उसके बाद 37 से वो फुल फ्लैज वॉर स्टार्ट हो गया। जब वॉर स्टार्ट हो गया, वॉर जब तक चला ये चाइना और जापान का, कि 1945 का अंदर तक जापान हार नहीं गया, जब तक जापान हार नहीं गया, मतलब चाइना से नहीं हारा, पर ये हमारे पास एलाइड पावर से हारा था जापान। आखिरी में देखेंगे कैसे हारा, जब तक हमारा वॉर चला, ठीक है। आगे देखेंगे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए अब मैं वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की बात करता हूँ। देखिए हम बात करते हैं भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था, 1939 में हुआ था, ठीक है। अब 1939 से पहले 36 भी आता है, 38 भी आता है। 36 में क्या हुआ, जो राइनलैंड है, अभी दिखा दूंगा मैं अपने, राइनलैंड में बहुत बार नाम दे रहा हूँ, राइनलैंड कहाँ है, राइनलैंड है, राइनलैंड पे जर्मनी ने अपनी मिलिट्री उतार दी, मतलब राइनलैंड में जर्मनी ने अपनी मिलिट्री भेज दी पूरी तरह से, ठीक है, और कब्जा कर लिया 1936 में, बात समझना, राइनलैंड पे जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया 1936 के अंदर। उसके बाद रोम राजधानी इटली की,
रोम राजधानी है इटली की, ठीक है, और बर्लिन राजधानी जर्मनी की, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ रोम और बर्लिन में समझौता हो गया। एक्सिस क्या हो गया, समझौता। यहीं से वर्ड आया है एक्सिस पार्टी का। एक्सिस नाम कहाँ से आया, यहीं से आया है एक्सिस का। मतलब इटली में और जर्मनी में समझौता हो गया पूरी तरह से। बाद में जर्मनी ने जापान के साथ समझौता कर लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पावर बनी थी कौन कौन सी बनी थी हमारे पास, एक बनी थी इटली एक्सिस पावर में, जर्मनी और जापान, ठीक है, तीनों आ गई। मतलब 1936 में अगर आपसे पूछे ये एक्सिस पावर का समझौता कब हुआ था, 1936 के अंदर। यहाँ पर कौन कौन आ गया था, जर्मनी और इटली और जापान, दो पैक्ट, दो समझौते हुए थे। एक समझौता हुआ जर्मनी का इटली के साथ कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप हमारे साथ आओगे, ठीक है। और एक समझौता हुआ जर्मनी का जापान के साथ। जर्मनी जानता था जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे जापान काम कर रहा है, जापान ने बहुत कब्जे कर रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर, तो जापान हमारे काम का बंदा है, इसको साथ ले लो, ठीक है। जापान के साथ यहाँ कब्जा किया, मतलब यहाँ 36 में साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, पैक्ट किया। यहाँ पर 36 के अंदर देखो 36 काम हुए। जर्मनी ने राइनलैंड पे अपनी आर्मी भेज दी। दूसरा, जर्मनी ने इटली के साथ और जापान से समझौता कर लिया 36 में। अब 1938 1938 में अब उनके पास एक कंडीशन थी कि देखो एक वर्ड है क्या है, एंस्टुलस। एंस्टुलस का मतलब होता है ज्वाइनिंग, किसी को मिलाना। ये जर्मन भाषा का वर्ड है, बात समझ ना, ये जर्मन भाषा का वर्ड है, ज्वाइन करना किसी को। अब यहाँ पर 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री, इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की, वियना, ठीक है, वियना इसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। 38 में एक सुडनलैंड, ये चेकोस्लाविया के अंदर है। ये सुडनलैंड एक राज्य है, चेकोस्लाविया देश था एक, उसके अंदर एक राज्य था, उस पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, जर्मनी ने 1938 में। देखो सुडनलैंड में कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया को मिला लिया, ठीक है। और फिर देखो जब तक ये सब मिला रहा था, अपना राज्य बढ़ा रहा था, पहले क्या था इसकी कंडीशन, देखो मैं आपको मैप से दिखाता हूँ पहले, देखो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखना भाई, इसके अंदर हमारे पास जो हम बात करेंगे जर्मनी था, जर्मनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टिटरी की किससे, इटली के साथ। जापान एशिया के अंदर चला गया, वहाँ से की, ठीक है। ऑस्ट्रिया को मिला लिया इस 1938 के अंदर, ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और चेकोस्लाविया के राज्य ये वाले हैं, ये वाले, ये तो अब बन गए, पहले ये नहीं था, ठीक है। चेकोस्लाविया के अंदर स्विट्जरलैंड है, अभी दिखाता हूँ आपको कौन सा है, उसको कैसे मिलाया देखेंगे। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ देखेंगे इस मैप में, देखिए भैया इधर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है। अब देखो जर्मनी में, जर्मनी और ये बेल्जियम दिख रहा है, जर्मनी बेल्जियम, येलो कलर का हिस्सा है, येलो वाला, ये येलो वाला हिस्सा है राइनलैंड। कौन सा है ये, राइनलैंड, और राइन नदी निकल के आ रही है, ये राइन नदी, ठीक है। राइनलैंड ये वाला, ये येलो कलर का हिस्सा है, यहाँ अच्छी खेती बाड़ी होती है और समतल प्लेन जमीन है, प्लेन भूमि है ये, ठीक है यहाँ पर। और देखो यहाँ लिखा भी है, देखा आपके सामने लिखा हुआ राइनलैंड, ये देखा राइनलैंड यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंट्री चेकोस्लाविया, ये कंट्री थी चेकोस्लाविया, ठीक है। 1938 के अंदर चेकोस्लाविया का एक राज्य था सुडनलैंड, ये लिखा हुआ है, ये रहा। इस वाले इलाके पे कब्जा कर लिया है जर्मनी ने। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, राइनलैंड में जर्मनी ने अपनी आर्मी जो भेजी 1936 में भेजी थी, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया के स्विट्जरलैंड में इसने कब्जा किया था 1938 में किया था, 1938 में इसने कब्जा किया यहाँ पर। तो मतलब जर्मनी के पास में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दोनों आ गए इसके पास, ठीक है। देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद अब कंडीशन आती है यहाँ पर, भैया जर्मनी अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था, भाई इटली से समझौता हो चुका था इसका, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रांस और इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन और ये फ्रांस, ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे, ये बोल रहे थे यार ये छोटी छोटी जगह पे कब्जा कर रहा है, कौन चिली चोंदी कर रहा है, कौन जर्मनी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या नाम है, हम अगर इससे छोटी छोटी जगहों के लड़ेंगे, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का रूप बन जाए। हम वर्ल्ड वॉर 2 मोल लेना नहीं चाहते अभी, ठीक है। ये छोटी जगह पे कब्जा कर रहा है, इसको करना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले। बट सवाल क्या हुआ, जर्मनी की इच्छा लालसा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उसने आगे पोलैंड पे, उसका अगला टारगेट क्या था, पोलैंड, पोलैंड पे कब्जा करने की सोचा। पर पोलैंड के साथ इंग्लैंड का, यूके और फ्रांस दोनों की एक संधि हो रही थी पहले ही। संधि क्या थी, ट्रीटी क्या थी,
अगर पोलैंड पे अगर कोई कब्जा करेगा या अटैक करेगा, मतलब कोई अटैक करेगा, तो उस कंट्री पे फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर अटैक करेंगे, या ये कहते हैं एक्सिस पावर, उसमें एलिट पावर या एलिस पावर उस पर अटैक करेगी अगर पोलैंड पे अटैक किया। पर जर्मनी का अगला टारगेट क्या था? पोलैंड। ठीक है, बाद में बात करेंगे पोलैंड की, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने ये देख लिया कि राइनलैंड मैंने आपको दिखा दिया जर्मनी के अंदर है, 36 में मिलिट्री भेज दी थी। 36 में ही जर्मनी, इटली और जर्मनी जापान में समझौता हो गया था एक्सिस पावर का। ठीक है, 36 के अंदर ही, जबकि युद्ध 39 में हुआ था। 38 के अंदर ऑस्ट्रिया को मिला लिया था अपने अंदर जर्मनी ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड कुछ जीत लिया। और फिर ये क्या नाम है, जो एलिस पावर थे, एलिस पावर मतलब यूके और फ्रांस, ये चाहते थे कि हम शांति बनाए रखें, हम ज़्यादा अटैक ना करें किसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आप कंट्री देख पा रहे होगे, ये वाली, ये जर्मनी है, मैंने बताया था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मैंने आपको बताया, और देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पर, 1938 को ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया था भाई। 38 तक इसने, ऑस्ट्रिया इसके पास आ गया, जर्मनी इसके पास है, राइनलैंड इसके पास, स्विट्जरलैंड इसके पास है, इटली से इसका समझौता हो चुका। तो ये देखो कितना एक्सपेंशन कर रहा है यहाँ पर। जर्मनी का एम्पायर कहाँ तक फैल रहा है? यहाँ तक, इस इलाके तक फैल रहा है। आगे देखेंगे। अब बात आती है भाई 39 की। 36 हो गया, 38 हो गया, 39 की बात आती है। मैंने बताया था आपको स्विट्जरलैंड, वो चेकोस्लाविया में, चेकोस्लाविया को इसने क्या काम किया, जर्मन्स ने मार्च 1939 तक पूरे चेकोस्लाविया को जीत लिया, कब्जा कर लिया। ये देख पाओगे आप, देखिए ये लिखा है स्विट्जरलैंड, ये चेकोस्लाविया, चेकोस्लाविया वाला जो एरिया है ये कलर में, ये इस पूरे पे कब्जा किसने कर लिया? पूरे जर्मनी ने। अब जर्मनी का अंपायर इस कलर का एक्सपेंशन कहाँ तक हो गया, ये कहाँ तक फैल गया? यहाँ तक पूरा फैल गया, यहाँ पूरा। ठीक है, यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जर्मनी का नेक्स्ट टारगेट क्या था? पोलैंड। अगला टारगेट था पोलैंड। अब भैया पोलैंड के अंदर मैंने बताया था एक ट्रीटी हो रखी थी, पोलैंड की संधि हो रखी थी, किसके साथ? यूके और फ्रांस के साथ, एलिस पावर के साथ। ये संधि थी कि अगर पोलैंड पे अटैक करेगा तो ये दोनों अटैक करेंगे उस पर। ठीक है, तो अब जब इन पे संधि हो रखी थी पोलैंड की, किसके साथ? यूके और फ्रांस के साथ। उसी दौरान जर्मनी ने क्या काम किया? रशिया के साथ संधि कर ली। उसी दौरान 1939 में रशिया के साथ संधि कर ली। ठीक है, अब रशिया के साथ जो संधि थी, उस संधि का नाम क्या है? आपको मैं बताता हूं। इसके अंदर देखेंगे, रशिया के साथ जर्मनी ने संधि करी, उसका नाम था मोल्टोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। मोल्टोव, अब देखिए इतना अजीब नाम है, आप कहोगे ये नाम याद कैसे होगा, पढ़ेंगे कैसे, समझ लेना। मोल्टोव कौन थे? रशिया के विदेश मंत्री थे, ये रशिया के विदेश मंत्री थे। और रिबेंट्रॉप कौन थे? ये आपके पास जर्मनी के विदेश मंत्री थे। मतलब रशिया के विदेश मंत्री और जर्मनी के विदेश मंत्री, मतलब फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक समझौता हुआ था। उसने बोला था, क्या बोला था? जर्मनी ने से बोला कि मैं तो यहाँ से आपके मतलब पोलैंड पे अटैक करूंगा वेस्ट से, आप पोलैंड पे अटैक करना ईस्ट से, और मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, बहुत आसान था अटैक करना इस पर। और ये बाद में पोलैंड हार भी गया था। पर देखेंगे आगे, देखिए ध्यान से भाई, ये जर्मनी है, ये जर्मनी में यूएसएसआर, रशिया से समझौता कर लिया रशिया। अब जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी अटैक यहां से करेगा पोलैंड पे, और उसके बाद यहां पर जो रशिया है वो अटैक यहां से करेगा। तो बेचारा पोलैंड तो घिर गया दोनों तरफ से। ठीक है, पोलैंड पे एक अटैक यहाँ से होना है और एक अटैक यहाँ से होना है, यही संधि थी इनकी। इन दोनों ने वैसे ही किया, यहाँ पर आपस में अटैक कर दिया, इसके ऊपर आके पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने वेस्ट से कर दिया और रशिया ने ईस्ट में कर दिया, अटैक कर दिया पोलैंड पे। और जो समझौते के द्वारा मोल्टोव रिबेंट्रॉप। अब उसके बाद जब पोलैंड में समझौता हुआ, अब आती है असली कहानी कि वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। बात समझना। अब आती है मुद्दे की बात, पीछे बैकग्राउंड बहुत सारा देख लिया हम लोगों ने। अब आती है, अगर आपका मेन मुद्दा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। अब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किसके साथ मिलकर किया था? यूएसएसआर के साथ। उसको उस टाइम कहते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखिए बात है, जर्मनी की सेनाओं ने 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने कहाँ अटैक किया? पोलैंड के ऊपर अटैक किया। और इसमें समझौता किसके साथ था? उसका रशिया के साथ था। एक छोटा सा पैक्ट कर रहा था, ट्रीटी कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया जो यूएसएसआर है वो एक्सिस पावर में आ गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक छोटा समझौता था, उसका नाम मैंने बता चुका हूँ आपको, विदेश मंत्रियों ने किया था कि अटैक करने के लिए। अब फ्रांस चुप नहीं बैठता, फ्रांस और इंग्लैंड का समझौता पोलैंड से था। फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर अटैक कर दिया किस पे? जर्मनी पे। उसके लिए युद्ध डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने आपको ये बता चुका हूँ, यूएसएसआर ने अटैक किया पोलैंड पे ईस्ट से,
ठीक है, मतलब पूर्व से यूएसएसआर ने और पश्चिम से किसने किया, जर्मनी ने किया था। अब अटैक करने के बाद तो आपके पास जो पोलैंड की आर्मी थी वो बहुत आसानी से हार भी गई थी, ठीक है। बाद में पोलैंड के दो टुकड़े हो गए, बात समझना, पोलैंड के दो टुकड़े कर दिए गए ये वाले, ठीक है। एक टुकड़े पे जर्मनी का कब्जा हो गया, एक टुकड़े पे रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है। पोलैंड दो टुकड़ों में टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो रशिया था, रशिया ने एक है बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक, आपने नाम सुना होगा बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक राज्य, ये आपके वन लाइनर के लिए, ये आप एसएससी की तैयारी कर रहा है तो पूछता है बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। बाल्टिक सी है वहाँ पर, एक एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैप में। मतलब रशिया ने बाल्टिक राज्य पे भी कब्जा कर लिया, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया पे कब्जा कर लिया। और जर्मनी के बाद पोलैंड की जब दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा किसके पास चला गया, रशिया के पास चला गया, एक टुकड़ा जर्मनी के पास चला गया। आगे मैप में देखते हैं, देखिए जो आप व्हाइट कलर का देख पा रहे होंगे, पूरा व्हाइट है, ये क्या है, पोलैंड है, पूरा पोलैंड, ठीक है। पोलैंड का एक टुकड़ा जर्मनी के पास है, एक टुकड़ा रशिया के पास, ये चला गया, पोलैंड हार गया था, ठीक है। अब बात समझेंगे दूसरी कंडीशन, जो रशिया था, यूएसएसआर था, ठीक है, उसने क्या काम किया, बाल्टिक राज्य, देखो बाल्टिक सी दिख रही है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी मैप के द्वारा दिखा रहा हूं आपको, बाल्टिक सी, बाल्टिक राज्य के पास एक कंट्री है, ये देखिए एस्टोनिया, एस्टोनिया, ये रही एस्टोनिया, टल्लिन राजधानी है, टल्लिन इसकी, लाटविया रीगा राजधानी है, और आपका लिथुआनिया विलिंगनस। अब बात समझना, तो एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, इन तीनों जगह पे कब्जा कर लिया किसने, रशिया ने। देखो रशिया का जो कलर है वो कलर इनके पास भी है, ठीक है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर है, उसमें लिखा भी है जर्मनी, जर्मनी ने इस वाले हिस्से पे कब्जा किया और रशिया ने इस वाले हिस्से पे कब्जा किया। प्लस इसके अलावा बाल्टिक राज्य पे, बाल्टिक राज्य कौन कौन है, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, इस पे रशिया का कब्जा, यूएसएसआर का कब्जा हो गया, ठीक है। अब बात आती है 39 का 40, 1940, 1940 की शुरुआत के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने एक काम किया, रशिया ने, जो हिटलर की आर्मी थी, हिटलर की आर्मी ने एक नई टेक्निक अपनाई, एक नई टेक्निक अपनाई, एक नई रणनीति अपनाई, उसका नाम था ब्लिट्जक्रिग, ब्लिट्जक्रिग। देखिए जैसे मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि बंकर्स बनाते थे, रेंगते हुए जा रहा है, अटैक कर रहा है, यहाँ पर बड़ी रफ्तार से आते थे, ठीक है। ब्लिट्जक्रिग क्या मतलब, ये है ब्लिट्जक्रिग क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा रफ्तार से जाना, मतलब फास्ट एंड मोबाइल आर्मी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा, चाहे कि आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो। मतलब ये कह सकते हैं कि एक दिन में ये लोग 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक कवर कर लेते थे लड़ते लड़ते, ठीक है, एक दिन के अंदर। इतनी फास्ट आर्मी थी ये वाली। ये रणनीति किसने बनाई थी, हिटलर ने। अब उसने क्या किया 1940 में, जर्मनी ने, देखिए जर्मनी का आक्रमण देखिए, जर्मनी ने अपने आक्रमण से यहां पर डेनमार्क, नॉर्वे को निपटा दिया, पूरी तरह अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया। जर्मनी ने 1940 के अंदर ही बेल्जियम, नेदरलैंड को कब्जा कर लिया। मतलब इसके द्वारा ब्लिट्जक्रिग जो इसके मतलब आर्मी थी उसके द्वारा जर्मनी ने कब्जा किस पे कर लिया, बेल्जियम, नेदरलैंड। अब देखो 4 कंट्री हो गई, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड, ये 4 कंट्री हैं। इन चारों कंट्री पे कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का हो गया। पिछले मतलब 1940 में सिर्फ शुरुआत के 4 महीने के अंदर इन लोगों ने। बाद में मैंने बता चुका हूं आपको यूएसएसआर, यूएसएसआर ने मतलब बाल्टिक राज्य तो ले लिए थे, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, उसके अलावा फिनलैंड पे भी कब्जा कर लिया। फिनलैंड हेलसिंकी की राजधानी है इसकी, अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये किसका, यूएसएसआर ने कब्जा वहां कर लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब पहले मैप में देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जर्मनी, ये जर्मनी है, जर्मनी ने 4 राज्य 4 महीने में जीते। ये वाला हिस्सा नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे एक तो राज्य ये वाला हो गया, डेनमार्क 2 राज्य, नेदरलैंड 3 राज्य और बेल्जियम 4 राज्य। मतलब ये 4 महीने में 4 जगह कब्जा कर लिया 1940 में। जर्मनी ने कितना अंपायर बढ़ा लिया। प्लस ये वाला हिस्सा जो यूएसएसआर का, रशिया का है, ठीक है, रशिया का है, रशिया का बता चुका हूँ, लाटविया, लुथानिया और आपका लाटविया, लुथानिया और एस्टोनिया, ये वाला हिस्सा। देखिए ये नॉर्वे दिख रहा है, नॉर्वे, नॉर्वे, ये स्वीडन है, स्वीडन, और ये दिख रहा है छोटा सा हल्का था, ये फिनलैंड होगा। ये हिस्सा देखो, ये कलर भी दिख रहा होगा शायद आपको, ये फिनलैंड है, ठीक है। तो फिनलैंड वाले हिस्से पे कब्जा किसका करेगा, रशिया का हो गया। मतलब रशिया यहाँ से बढ़ रहा है, इन तीनों को खा गया। प्लस इसके बाद ये फिनलैंड है, यहाँ पर इस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने यहाँ के राज्यों पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर ट्रीटी आगे होगी, अभी
आगे ट्रीटी के अंदर क्या होगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया तो है ही, इसके अलावा ये हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया भी जर्मनी के पास आ जाएंगे, साथ में साथ देंगे इसका। तो जर्मनी कितना एक्सपेंड कर रहा है आप देख पा रहे हो। देखिए अब हुआ क्या भैया, यहाँ तक तो ये जो चल रहा था अभी तक इटली का नाम नहीं आया था। अब क्या हुआ, इटली का समझौता हो चुका था 1936 में, मैं बता चुका हूँ किसके साथ, जर्मनी के साथ। इटली ने क्या काम करा, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पे आक्रमण कर दिया 1940 पे, और दक्षिणी फ्रांस पे कब्जा भी कर लिया। ठीक है, इटली ने क्या किया, दक्षिणी फ्रांस जो सदर्न फ्रांस है उस पर कब्जा कर लिया इटली ने पूरी तरह से। ठीक है, जब इटली ने इस पर कब्जा किया यहाँ पर, तो सवाल आता है हमारे सामने, जब इटली कब्जा करा फ्रांस पे, और ये बात कब की, 14 जून की, ये 14 जून की बात है भाई। 14 जून 1940 को इटली ने जब कब्जा किया दक्षिणी फ्रांस के ऊपर, ये बहुत हैरत वाली बात थी। छोटा सा कंट्री था और इतना बड़ा कंट्री जो पेरिस तक पहुंच गया था। पेरिस इटली या फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, 14 जून को राजधानी कब्जा कर लिया, दुनिया चौंक गई। दुनिया ने कहा हिटलर की आर्मी तो बहुत आगे तक बढ़ रही है, और दुनिया हिटलर डरने लगी। ठीक है, दुनिया की इतनी कंट्री में, यूरोप का इतने देशों पर कब्जा एक आदमी का, ठीक है, अपनी तानाशाही से लेकर इसने मतलब कब्जा करता जा रहा था, रुक नहीं रहा था, मतलब आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। हिटलर का यह हिसाब था। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं उस मैप के अंदर। देखिए ये वाला ऐसा दिख रहा है इटली का, इटली, ये इटली है कलर, इटली, इटली ने अटैक कर दिया किस पे, फ्रांस पे। ठीक है, तो लगभग ये वाला कंट्रोल में किसके आ गया, इटली के कंट्रोल में आ गया यहाँ पर। अब इटली के कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, जर्मनी के साथ, तो मतलब इनडायरेक्टली जर्मनी का पार्ट हो गया ये वाला फ्रांस। समझ में आ रहा है यहाँ पर, जो कि एलिट पावर है, बहुत बड़ी पावर थी कौन सी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर तो ये पावर पे नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पर। अब भैया फ्रांस, अब फ्रांस पे तो कब्जा हो गया इटली के द्वारा। अब क्या हुआ, बैटल ऑफ ब्रिटेन, अब ब्रिटेन पे टारगेट था उनका, ब्रिटेन पे इनकी आपकी क्या हुआ, ब्लिज, ब्लिज का मतलब क्या होता है, ऐसी लड़ाई जो हवा में हो, मतलब उनके प्लेन फाइटर जेट होता है हवा में, मतलब प्लेन प्लेन से लड़े, मतलब धरती पे कोई ना लड़े, आकाश में लड़ाई हो, उसको कहते हैं एरियल बॉम्बिंग। मतलब वहाँ एरियल होता है, आकाश में पहली एरियल बॉम्बिंग मानी जाती है, हवा में मतलब हवाई 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 लड़ाई होती है। इधर से मतलब ब्रिटेन की आर्मी और इधर से जर्मनी की आर्मी, दोनों आपस में भिड़ गए बहुत बुरी तरह से। तो वहाँ पर नुकसान तो नीचे लोगों को भी हुआ, लोग भी मारे गए कि बॉम्ब फेंक रहे थे वहाँ जगह जगह। ठीक है, वहाँ पर अब वहाँ कंडीशन हुई कि दुनिया का पहला एरियल बॉम्बिंग वो था जो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ। बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन ने जर्मनी की सेना को पीछे ढकेल दिया। ठीक है, तो ब्रिटेन पे इतना जो सोचा था जर्मनी ने कि ब्रिटेन आके हमसे हम समझौता करेगा, हमें ये जगह दे देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन ने कोई समझौता नहीं किया, वहाँ पर एरियल बॉम्बिंग हुई थी, तो ब्रिटेन ने क्या नाम है ढकेल दिया जर्मनी की सेना को पीछे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, एक कंट्री बनी, एक और समझौता हो गया, ट्रिपैट्रेट पैक्ट। ठीक है, ये ट्रिपैट्रेट पैक्ट हुआ, इसमें कि जापान, जापान, जर्मनी, इटली, एक्सिस पावर थी तीनों, तीनों जापान, जर्मनी, इटली, तीनों ने समझौता किया। उनके साथ आगे ज्वाइन किसने किया, हंगरी ने, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया ने ज्वाइन किया। देखो मैप में दिखाता हूँ आपको, देखो मैप में देखेंगे हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इधर देखेंगे। चलिए देखते हैं, आज तो कंट्री दूसरी बन चुकी है। देखो ये रहा हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इन लोगों ने भी साथ इनका दिया। देखेंगे आगे, मैं आपको आगे वाले मैप दिखाता हूँ ये इजी वे और इजी वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखो इधर देखेंगे, यहाँ क्या हुआ कि भैया ऑस्ट्रिया ने इसे अटैक कर दिया। अब यहाँ देखना ये हंगरी है, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया, इन्होंने साथ दिया किसका, इन्होंने दिया जर्मनी का साथ दिया। यहाँ पर जर्मनी, इटली का साथ दिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ हम बात करेंगे, हमने क्या देखा था यहाँ पर एक कंडीशन कि जो पैक्ट हुआ था, एक्सिस पावर तीन थी, जापान, जर्मन, इटली, तीनों का समझौता। उसके साथ साथ बाद में हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। अब देखो मैप में देखना कितनी जगह आ गई इनके पास। जर्मनी का साथ रशिया ने दिया था, तो रशिया ने अपने साथ साथ क्या उसने भी फायदा उठाया, इसने पोलैंड का आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है, प्लस ये तीन, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, प्लस ये आपका फिनलैंड, ये किसके पास चला गया, रशिया के पास चला गया। नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया,
ठीक है। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, ये किसका, जर्मनी का पार्ट हो गया। अब तो इंडायरेक्टली जर्मनी का कितना बड़ा एम्पायर हो गया, लगभग सब कंट्री खा गए यहाँ पर। 1941 की बात करते हैं। अब आते हैं भैया इनके अफ्रीका से क्या संबंध थे वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। जो ब्रिटिश की फोर्स थी, अंग्रेजों की जो आर्मी थी, ठीक है, वो इजिप्ट के अंदर थी। मैं आपको इधर से बताता हूँ, इसे मैप में देखेंगे। देखिए ये वाला कंट्री इजिप्ट है, इसको मिस्र कहते हैं हिंदी में, काहिरा राजधानी है। लिबिया है, लिबिया की राजधानी त्रिपोली है। और ट्यूनिशिया है, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स है। और मोरक्को है, इसकी राजधानी रबात है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, जैसे इंडिया पे जो कब्जा था किसका था, भारत पे जो कब्जा था इंग्लैंड का था, ऐसी इजिप्ट पे, मिस्र पे भी कब्जा था इंग्लैंड का। इंग्लैंड की कॉलोनी थी इजिप्ट, ठीक है। लिबिया पे कब्जा था इटली का, ठीक है। और ये टूनिशिया, अल्जीरिया और आपका मोरक्को, ठीक है। ये मोरक्को, तीन कंट्री हैं, इस पे कब्जा फ्रांस का, देखो लिखा हुआ है फ्रेंच मोरक्को, ठीक है। इसका मतलब इन तीन कंट्री पे कब्जा किया फ्रांस का था। मतलब ये समझना कि यहाँ पर फ्रांस किस में था, एलाइड पावर में था, और इंग्लैंड एलाइड पावर में था। दो एलाइड पावर है अगल बगल, ठीक है। और बीच में इटली कौन है आपका, इटली यहाँ पर हमारे पास ये पड़ती है आपका क्या, एक्सिस पावर में आती है, ठीक है। तो मतलब दो पावर की इटली थी। अब यहाँ क्या हुआ कि इसने क्या नाम है, इंग्लैंड ने इटली के अंदर घुस के, मतलब लिबिया में घुस के इटली की जो कॉलोनीज थी उसको तबाह करना स्टार्ट किया। ये इधर अब बढ़ी रहता आगे इटली के अंदर। यहाँ पर पीछे से क्या हुआ, जर्मन आर्मी आ गई यूरोप से। जब जर्मनी की आर्मी आ गई तो जर्मनी की आर्मी ने आगे सपोर्ट दिया इटली को, और यहाँ से इंग्लैंड को वापस धकेल दिया इजिप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इजिप्ट बच पाया उस टाइम। देखिए यहाँ लिखा भी है, ब्रिटिश फोर्सेस फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से ब्रिटिश फोर्सेस ने मतलब इटली के अंदर गई, इनको इटली के अंदर गई। इटली कहाँ, लिबिया में इटली का कब्जा था, ठीक है, वहाँ गई। पर जर्मन को क्या नाम है, जैसे पहुंचे तो ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पर, ब्रिटिशर बैक टू इजिप्ट, मतलब ब्रिटिश को इजिप्ट में वापस भेज दिया गया, ठीक है। इसका मतलब आसान भाषा में देखते हैं कि मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ पर इजिप्ट में कब्जा इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की आर्मी लिबिया गई, लिबिया में कब्जा इटली का था, ठीक है। अब इटली कौन सी थी हमारे पास, या दूसरी पावर थी, एक्सिस पावर में आता था, और ये एलाइड पावर में आता था, दुश्मन दोनों देश थे। उसके बाद जैसे ही इटली हारने वाला था, यहाँ जर्मनी की सेना आ गई और जर्मनी की सेना के स्टे करने लगी। और उसके बाद इटली, मतलब इन्होंने इटली और जर्मनी ने मिलके यूके को वापस धकेल दिया पीछे, और ये इंग्लैंड तक, इंग्लैंड आपका इजिप्ट में ही सीमित रह गया बस। उसके अलावा 1941 के अंदर जर्मनी ने एक काम और किया, यूगोस्लाविया, ग्रीस पे भी कब्जा कर लिया। यूगोस्लाविया और ग्रीस पे कब्जा कर लिया। भाई यूगोस्लाविया जहाँ की मदर टेरेसा थी, और ग्रीस राजधानी एथेंस है इसकी। देखेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे, देखो यूगोस्लाविया आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये तो ऑलरेडी था, ये हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, उसके बाद यूगोस्लाविया भी गया। तो ये साउथ का पार्ट पूरा चला गया पूरा। जैसे स्विट्जरलैंड ने गया, स्विट्जरलैंड पे कब्जा किसी ने नहीं किया था। स्विट्जरलैंड होता है स्पेन और पुर्तगाल, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस यहाँ यूगोस्लाविया भी गया। और इसके नीचे ग्रीस पड़ता है, देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ग्रीस, यूगोस्लाविया, ग्रीस, ठीक है। अब आप खुद देखिए इस मैप को कि इसने जो जर्मनी नाची थी, मतलब जर्मनी के, जो जर्मनी था इसकी हिटलर के शासनकाल में, उसने क्या कर दिखाया यूरोप के अंदर, ठीक है। फ्रांस पे कब्जा उसका हो गया, इटली तो उसके साथ था ही, जर्मनी तो था ही वो, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया पे कब्जा उसका, चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा उसका, हंगरी उसका, यूगोस्लाविया उसका, रोमानिया उसका, बुल्गारिया उसका, अल्बानिया उसका, ग्रीस उसका, यूक्रेन उसका, बेलारूस का। और ये रशिया वाला पार्ट, रशिया का कब्जा था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब उसके पास था, पोलैंड उसके पास। तो मतलब इतने बड़े इलाके में पूरा एक्सेस पावर फैल गया। तो लगभग ये देखो, ये नॉर्वे तक है, इसका समझ रहे हो एक्सेस पावर का कितना बड़ा पावर था, कि यहाँ से लेके वहाँ तक एक्सेस ने कब्जा कर रखा था। एक्सेस पावर में जर्मनी आपका आता है, इटली आता है, जापान आता है। तो इन लोगों ने एक्सेस पावर ने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि यहाँ पर 1942 तक इनके पास लगता था ऐसा क्या, खाली जर्मनी के पास ही पूरा यूरोप है। सोचो कितना बड़ा साम्राज्य, क्योंकि जो 1918 में जो बेइज्जती हुई थी इनकी जर्मन्स की, ठीक है, वो उसका बदला हिटलर ले रहा था चुन चुन के हर कंट्री से, और ये आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। देखेंगे अब भाई ये तो यूरोप की बात हो गई।
पैसिफिक बेल्ट, भाई हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब प्रशांत महासागर की बात करते हैं, पैसिफिक ओशन की, उसमें क्या गतिविधियां थी वहां भी देख लेते हैं चल के थोड़ा सा, ठीक है। प्रशांत महासागर में चाइना भी पड़ता है और आपका जापान पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि जो जापान है, जापान ने बहुत बड़ा हिस्सा चाइना का कब्जा कर लिया था 1940 तक। जापान ने चाइना के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जापान क्या करता था, यहाँ पर जापान ने, मैंने बताया था ना आपको कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जापान ने यहाँ पर अपनी कंडीशन फॉलो की और इन्होंने देखा कि मुझे यहाँ पर कि जैसे यूरोप की कंट्रियाँ कब्जा करती दूसरी कंट्रीज पे, तो मुझे भी कब्जा करना चाहिए, ठीक है। जापान ने यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्री जो एलाइज थी, एलाइज कंट्री का जो अधिकार था, उपनिवेश था, ठीक है, वहाँ पर जापान ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। भाई चाइना तो अटैक कर ही रहा है, चाइना और जापान में हो रहा है यहाँ पर। उसके अलावा इंडो चाइना पे अटैक करा, इंडो चाइना पे अटैक कर दिया किसने, जापान ने। अब देखो इंडो चाइना का मतलब क्या है, मैं अगर आपको आज की बात करता हूँ, आज का आपका ये कंट्री है वियतनाम। कौन सी कंट्री है, आपने नाम सुना होगा, वियतनाम और लाओस। उस टाइम लाओस नाम की कोई कंट्री नहीं थी। वियतनाम और लाओस एशिया के अंदर आते हैं, इन दोनों को मिला के उस टाइम एक नाम था इंडो चाइना। इंडो चाइना पे अटैक कर दिया जापान ने। फिलीपींस पर अटैक कर दिया जापान ने। भाई फिलीपींस पर अटैक जापान ने क्यों करा, इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, ये है क्योंकि फिलीपींस यूएसए की कॉलोनी थी। फिलीपींस किसकी थी, यूएसए, अमेरिका। और अमेरिका एलाइड पावर में बाद में ज्वाइन होता है, बाद में अमेरिका की एंट्री करेंगे अभी भी, ठीक है, फिलीपींस। उसके बाद बर्मा की बात करते हैं, भाई बर्मा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार अंग्रेजों की, यूके की, ये यूके की कॉलोनी थी। भाई बर्मा इंग्लैंड है, मतलब इंग्लैंड की कॉलोनी थी। बर्मा की भारत में कब्जा था, बर्मा भारत का पार्ट था बर्मा पे। और हांगकांग, हांगकांग की बात करते हैं, हांगकांग यहाँ पर ये चाइना के पास था। हांगकांग किसके पास था, चाइना, मतलब चाइना के अधीन था, मतलब ये कह सकते हैं एलाइड पावर के पास थे भी, एलाइड पावर, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद इसके अलावा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज कहते थे, और सिंगापुर, ठीक है। मतलब जापान ने क्या काम किया, यहाँ पर इन कंट्रियों पे, प्रशांत महासागर पे इन कंट्रियों पे कब्जा कर लिया। जैसे ही फिलीपींस पे अटैक करा जापान ने, तो अमेरिका सतर्क हो गया। अमेरिका ने बोला कि भैया हमारी कॉलोनी पे अटैक करा है जैसे जापान ने, तो यहाँ पर जितनी भी अमेरिका में तेल कंपनियां हैं वो जापान को तेल सप्लाई ना करें, बॉयकॉट करते जापान को बाहर निकालें, ठीक है। जब इन लोगों ने ये बोला तो जापान बौखला गया पूरी तरह से, ठीक है। इन्होंने कैसे बोल दिया, अब देखते हैं मैप के द्वारा थोड़ा सा आगे। देखो मैं आपको जापान प्रशांत महासागर दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर देखिए, पहले देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन दिख रहा है, प्रशांत महासागर, ये रहा। यहाँ पर ये जापान है, ये वाला कलर दिया जापान का, जापान, ठीक है। यहाँ पर अब सवाल आता है कि हमारे पास जापान का कलर आप देख पा रहे हो, ये वाला कलर है, ग्रीन कलर। ये बता दिया मंचूरिया 31 में गया था, कोरिया 1910 में गया था, बता चुका था। फ्रेंच इंडो चाइना देखा है आपका, ये वाला है। और ये बर्मा दिख रहा है, बर्मा, बर्मा, फ्रेंच इंडो चाइना, ये वाला पूरा कोलंबिया कंबोडिया वाला पूरा एरिया। ये दिख रहा है आपको, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा डच ईस्ट इंडीज, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। ये पूरा जो कलर आपको ये वाला दिख रहा है जापान का, ये सब जापान का कब्जा था। ये जो आप कलर देख पा रहे हो, यहाँ सब जगह जापान का ही कब्जा था उस टाइम इन आइलैंड्स पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने देखा था जापान अपनी उपनिवेशिक ताकतें, अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहा था, कहाँ कहाँ, पूरा प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ा रहा था अपनी कॉलोनीज। देखिए आगे देखते हैं। अब अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी, अब ये जापान बौखला गया। जापान ने सोचा यहाँ पर यार अमेरिका, ऐसा ना हो कि अमेरिका हम पे अटैक कर दे, अमेरिका मुझ पे अटैक करे, इससे पहले मैं अमेरिका पे अटैक कर देता हूँ। जापान ने क्या सोचा, अमेरिका मुझ पे अटैक ना करे, इससे पहले मैं जापान ने सोचा मैं अमेरिका पे ही अटैक कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था पर्ल हार्बर। अमेरिका का एक बंदरगाह था प्रशांत महासागर में, इसका नाम था पर्ल हार्बर डॉकयार्ड, ठीक है। उस पर अटैक कर दिया जापान ने। कब करा, 7 से 8 दिसंबर 1941 को अटैक करा, 1941 के अंदर जब अटैक करा उसमें बहुत से अमेरिकी मारे गए। और इसके अंदर उस टाइम इसने प्रशांत महासागर में जापान ने अटैक अमेरिका पे नहीं करा, अमेरिका की कॉलोनी पे, इसने इंग्लैंड की भी जो बस्तियां थी, कॉलोनीज थी जहाँ इंग्लैंड का कब्जा था, वहां भी अटैक करा, जैसे हवाई आइलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, इन सब जगह एक साथ अटैक करा, बमबारी कर दी जापान ने भयंकर वाली, ठीक है। यहाँ पर जापान ने अमेरिका और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी, हवाई आइलैंड, जैसे अगर पूछे आपसे पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, ये हवाई पर है। हवाई, हमारे पास आपने नाम बहुत सुना होगा, हवाई अमेरिका का एक राज्य है आज, यूएसए का एक राज्य है आज हवाई आइलैंड, एक सैंडविच आइलैंड भी बोलते हैं इसको, और इसको प्रशांत महासागर का चौराया भी बोलते हैं, ठीक है, हवाई आइलैंड को। अब इसने वहां अटैक कर दिया अमेरिका और इंग्लैंड की कॉलोनीज पर, ठीक है, प्रशांत महासागर में जो जो थी।
उसके बाद जापान ने क्या काम किया, यहाँ बमबारी करना शुरू कर दी ऑस्ट्रेलिया में, पपुआ न्यू गिनी में, यहाँ बमबारी, पर इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बमबारी की थी और बमबारी करके चला गया था वापस जापान। तो जापान ने प्रशांत महासागर में तहलका मचा रखा था यहाँ पर बुरी तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए ये लिखा है हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप में लिखा है पर्ल हार्बर पोर्ट, ये प्रशांत महासागर में यहाँ अटैक करा, ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो बमबारी लिखा है पपुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी एरा, ऑस्ट्रेलिया एरा, यहाँ बमबारी करी दोनों जगह, ठीक है यहाँ पर। और प्लस जगह पे कब्जा करा जापान ने। हवाई द्वीप पे जैसे ही अटैक करा, हवाई द्वीप में बहुत बड़ा बंदरगाह था, इसमें अमेरिकी मारे गए, अमेरिका के लोग मारे गए यहाँ पर। तो अब अमेरिका को गुस्सा आ गया, अमेरिका अब उतरा वर्ल्ड वॉर में, एंट्री ऑफ अमेरिका इन वर्ल्ड वॉर। देखिए पहले भी अमेरिका की एंट्री हुई थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, दोबारा से अमेरिका बहुत बड़ी पावर थी और जापान भी अपने आप में बड़ी पावर थी। अब दोनों उपनिवेशिक ताकतें सामने सामने आएंगी। अब देखते हैं प्रेजेंटिंग अमेरिका 1942 में, जैसे मान लो हमने बात की थी वहाँ पर 1917 1918 में अमेरिका एंटर करती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, एंड में कर दिया। यहाँ भी 1942 में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें हवाई द्वीप पे पर्ल हार्बर पोर्ट पे जापान ने बम फेंका था। क्यों फेंका भाई? जापान जो था वो एक्सिस पावर के अंदर आता था, जापान एक्सिस पावर में आता था। बट सवाल आता है हमारे सामने, और जो अब ये जापान ने बम फेंका तो ये जब जाएगा तो जापान के विरोध में तो जाएगा, उसके साथ थोड़ा ये एलीट पावर में गया। अमेरिका किस पावर में पहुंचा? अमेरिका ने एलीट पावर या एलीस पावर को ज्वाइन किया इसको, ठीक है, जिसके अंदर आपने सुना होगा यूके, फ्रांस, ठीक है, और अमेरिका, ये वाला यूएसएसआर बाद में आ गए थे ये। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब अमेरिका और इसके फ्रांस की दोनों के बीच में 2 साल कम से कम लड़ाई चली द्वीपों को लेकर, ठीक है, 1942 से 44 तक, मतलब भयंकर लड़ाई चली अमेरिका और इसके ऊपर, फ्रांस, अमेरिका और जापान के ऊपर, जापान के साथ। अब हुआ क्या, और ये लड़ाई कहाँ हुई? प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में हुई, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हुई, दक्षिण पूर्वी एशिया में लड़ाई हुई। उसके अंदर अब जापान के बुरा समय आना स्टार्ट हो गया था। जापान ने सबसे पहले बैटल ऑफ मिडवे हार गया। बैटल ऑफ मिडवे एक जगह है जहां पर जापान बुरी तरह हारा अमेरिका से, बाद में ग्वाडल कैनाल में हारा जापान अमेरिका से, ठीक है। अब जापान का बुरा वक्त शुरू हो गया। अब तक जर्मनी ने बहुत कब्जा कर लिया जगह जगह पे। अब जापान के हारने का वक्त प्रशांत महासागर में आके अमेरिका उतर आया। अमेरिका ने बैटल ऑफ मिडवे, मिडवे दिखाता हूँ आपको कहाँ है, देखिए लिखा है मिडवे आइलैंड, ये रहा मिडवे, बैटल ऑफ मिडवे ये रहा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ इस जगह। अब यहाँ पर क्या हुआ समझना कि यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ जापान पहली बार हारा, क्योंकि देखो जापान ये यहाँ से यहाँ पर, और देखो अमेरिका यहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या पड़ा, सेंटर में पड़ा ये वाला मिडवे। मिडवे में हारा और ग्वाडलैंड में हारा कौन? जापान, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जापान के बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है अब। उसके बाद अब जर्मनी की तकदीरी बदलना स्टार्ट हो गई। जापान हारा प्रशांत महासागर में, यूरोप में जर्मनी के बुरा वक्त स्टार्ट। अब तक जर्मनी के गोल्डन पीरियड था, और मैं आपको बता चुका था, यहाँ देखिए जर्मनी कितना बड़ा पावर बन चुका था। जर्मनी ने जो रेड कलर आप देख रहे हो पूरा जर्मनी के पास था, सब कुछ जर्मनी के पास था, लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग यूरोप जर्मनी के पास था। इतना बड़ा ताकत बन चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पहले की बेइज्जती ली इसने, बहुत भयंकर तरीके बुरी तरह से ली, लोग खदेड़ दिया यहाँ पर कंट्री टू कंट्री। अब देखेंगे आगे, देखो अब जर्मनी के अंदर, फ्रांस के, यूरोप के अंदर बात करते हैं भाई। रशिया की आर्मी ने क्या किया, अब जर्मनी को खदेड़ दिए पीछे की तरफ। रशिया अब ताकतवर होकर जर्मनी को पीछे की तरफ हटाया। क्यों हटाया जर्मनी को पीछे की तरफ? उसका एक रीजन था सबसे बड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या, रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, वो कमजोर भी नहीं था, रशिया कमजोर भी नहीं था, बस की ट्रिक और टैक्टिक जो थी, टैक्टिक्स थी किसकी, जर्मन्स की, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पर इसलिए रशिया हार गया। यहाँ पर अब रशिया की आर्मी ने उठा के जर्मनी को पीछे करा, और यहाँ पर क्या नाम है, मतलब जब इसको पीछे करा तो बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज हुए लाइफ के, मतलब बहुत ज़्यादा जाने गई, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी थी रशिया की, ठीक है, बहुत सारे जाने गई। वॉर क्राइम हुआ ईस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है, वहाँ पर। उसके अलावा उन लोगों ने क्या काम किया था, जर्मन्स ने सीज कर दिया, बंद कर दिया लेनिनग्राड को। अब देखिए ध्यान से, लेनिनग्राड क्या है? लेनिनग्राड, लेनिनग्राड को आज हम बोलते हैं, ये हमारा एक शहर है रशिया का, इसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम है लेनिनग्राड। सेंट पीटर्सबर्ग इसका नाम है, लेनिनग्राड, ठीक है।
और वॉलग्रेड ये भी रशिया के अंदर है। वॉलग्रेड का बैटल हुआ उसके अंदर, तब जाके वॉलग्रेड के बैटल के अंदर, यहाँ वॉलग्रेड नाम का शहर है रशिया के अंदर, वहां जाके तब जाके क्या नाम है, मतलब जर्मन आर्मी को वॉलग्रेड से बाहर निकालना स्टार्ट किया गया। बाद में क्या नाम, लेनिनग्रेड मतलब सेंट पीटर्सबर्ग को भी आज़ाद किया गया वहां से पूरी तरह से। अब हुआ एलिस पावर। एलिस पावर में क्या है, लंदन और यूके आता है, मतलब लंदन और आपका फ्रांस आता है, लंदन फ्रांस यूएसए। एलिस पावर ने जो जर्मनी थे, जर्मन थे कहाँ पर, जर्मन और इटालियन जो थे कहाँ पर, लिबिया के अंदर, ठीक है, लिबिया के अंदर। तो वहां पर क्या हुआ, लिबिया के अंदर किसका कंट्रोल था, इटली का, और जर्मनी की आर्मी सपोर्ट कर रही थी इटली को। यहाँ आके लिबिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वहाँ क्या हुआ, इसके बाद मैंने बताया था आपको मोरक्को, मोरक्को पे कब्जा किसका, फ्रांस का था, ठीक है। और फ्रांस किसमें, एलीट पावर में है फ्रांस। और एलीट पावर के अंदर कौन था, यूएसए भी आ गया था। तो यूएसए ने क्या काम किया, यूएसए की आर्मी ने फ्रांस की सहायता ली और मोरक्को पहुंच गया। मोरक्को से अटैक किया, कहां पर, लिबिया पे अटैक किया और इटली को वहां खदेड़ दिया, इटली को वहां से बाहर निकाला। और टूनिशिया भी आज़ाद था पूरी तरह से 1943 के अंदर, पूरी तरह लिबिया और टूनिशिया ये पूरे आज़ाद थे। देखेंगे हम मैप के द्वारा, देखेंगे यहाँ, देखिए इधर देखेंगे इस वाले मैप से, लिबिया में इटली का कब्जा था, ठीक है। मोरक्को ये रहा, मोरक्को में अमेरिका की आर्मी आ गई और फ्रांस का कब्जा था इस पर, और फ्रांस एलीट पावर में था। यहाँ से अटैक किया किस पे, इटली और जर्मन्स पे। तो यहाँ पर जब अटैक किया, ये पूरी तरह से ये इलाका पूरा आज़ाद हो गया 1943 तक। और 1943 में लिबिया को आज़ादी मिली, किससे, इटली से आज़ादी मिली। और यहाँ पर ये कॉलोनी बन गया किसकी, ये बन गया एलिस पावर की कॉलोनी बन गया, यहाँ आज़ाद है। टूनिशिया भी आज़ाद हो चुका था पूरा, फ्रांस ने बोला चलो तुम आज़ाद हो जाओ, छोटा सा कंट्री है, मैं देता हूँ आपको, ठीक है। देखेंगे आगे। अब 1943 में क्या हुआ, एलीट पावर मतलब यूके और फ्रांस वाला, ठीक है, उन लोगों ने क्या हुआ, आइलैंड सिसिली, मतलब सबसे पहले उन्होंने, मतलब देखो लिबिया उनके पास आ चुका था, लिबिया से उन्होंने अटैक किया सिसिली आइलैंड पे। और सिसिली आइलैंड इटली का पार्ट है, सिसिली आइलैंड क्या है, इटली का पार्ट है। जब उन्होंने, एलिस पावर ने अटैक किया वहां से सिसिली आइलैंड पे, अब सिसिली आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, इटली पे, ठीक है, इटली पे अटैक किया। और उसके जो दक्षिण इटली है, ठीक है, वो एलीट पावर की आर्मी के पास आ गया यहाँ पर। अब जब इटली आ गया तो इटली का एक आपका मैंने बताया था मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनेटो मुसोलिनी, डिक्टेटर था वहाँ का, तानाशाह था। उसको वहाँ के मिनिस्टर्स ने अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। इटली उसकी वजह से गया था क्योंकि उसने समझौता जर्मनी के साथ किया था। देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ सिसिली आइलैंड कहाँ पर है, देखिए ध्यान से इसको, सिसिली आइलैंड को देखिए, अल्जीरिया दिखा, ट्यूनिशिया दिखा, सिसिली, सिसिली और देखो इटली, ठीक है। मतलब टूनिशिया के पास या लिबिया पड़ेगा, लिबिया, लिबिया से, लिबिया आज़ाद करा लिया था इटली से। अब लिबिया से इन्होंने अटैक कहाँ किया, सिसिली आइलैंड पे। सिसिली आइलैंड पे कब्जा हो गया किसका, एलीट पावर का, मतलब यूके और फ्रांस वाला, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने फिर यहाँ से अटैक किया कहाँ, इटली पे। तो इटली का दक्षिणी भाग किसके पास चला गया, एलीट पावर के पास चला गया। तो यहाँ, और यहाँ का तानाशाह था मुसोलिनी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ की सेना ने ही और वहाँ के मंत्रियों ने ही, ठीक है। यहाँ मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिया। देखेंगे आगे। उसके बाद 1944 में क्या हुआ, 44 के अंदर यूएसएसआर, यूएसएसआर में रशिया, ठीक है, यूएसएसआर ने जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रियां थी, बहुत सी कंट्री को जर्मनी से आज़ाद कराया है। जर्मनी का जहाँ जहाँ कब्जा था ईस्टर्न यूरोप, क्या हुआ यहाँ पर, जर्मनी से आज़ाद कराया है किसने, रशिया ने। रशिया ने बहुत सी कॉलोनीज जो जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था उसको आज़ाद कराया, किससे, क्या नाम है, जर्मनी से, रशिया ने आज़ाद कराया। रशिया बहुत बड़ी कंट्री थी। और उसके बाद जो एलीट पावर थी, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस वाली, ठीक है, वो वाली पावर कहाँ पहुंची, उसकी नेवी जो पहुंची वो जापान की जो आइलैंड थे उसके पास, क्योंकि इनके पास एलीट पावर का उस टाइम सपोर्ट कर रहा था कौन, अमेरिका। और प्रशांत महासागर में जापान के पास कौन था, अमेरिका था, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। उनकी नेवी कहाँ पहुंची, एलीट पावर की, ये पहुंच गई नेवी है, अमेरिका की नेवी कहाँ पहुंच गई, जापान के जो मेन लैंड थे उसके आसपास पहुंच गई वहां पर। अब जब जापान के पास पहुंच गई, उन्होंने जापान में बुरी तरह से अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जापान की जो सेना थी उन्होंने हमारे असम पे भी अटैक किया था, बात समझना। जब ये चला 1944 की बात, 1944 की बात चल रहा था, आपको पता होगा 1944 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, 42 में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। और उसके बाद हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में इंग्लैंड वालों ने बोला था इंडिया से कि आप लोग सपोर्ट करो हमें। तो भारत में कांग्रेसियों ने मना कर दिया था कि आप लोग, ये आपकी लड़ाई हमारी नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे।
फिर भी जापान ने क्या काम किया, यहाँ पर असम रिपेल्ड में अटैक कर दिया, बर्मा से आगे, बर्मा म्यांमार से आगे अटैक कर दिया असम के अंदर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको आपने सुना होगा जब जापानियों के साथ अटैक करने कौन आए थे, सुभाष चंद्र बोस आए थे। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन थे इस टाइम, अंग्रेज थे, इंग्लैंड। उनके लड़ाई भारतीयों के लिए नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी, इंग्लैंड के खिलाफ थी, सुभाष चंद्र बोस की बाद में। और यहाँ पर क्या हुआ कि असम रिपेल्ड ने इनको पीछे धकेल दिया, और यहाँ पर आईएनए यहाँ पर ही समाप्त हो गया था इस जगह 1944 के अंदर। अब हुआ क्या इसके अंदर, देखो इससे संबंधित दो युद्ध हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बैटल ऑफ इम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा। बात समझ ना, दो युद्ध हैं, बैटल ऑफ इम्फाल, या अगर यूपीएससी के आप एप्लीकेंट हैं तो आपको पता होगा, बैटल ऑफ इम्फाल और बैटल ऑफ कोहिमा। अब ये तो मुझे ज़रूरत नहीं बताने की राजधानी किस किस की है, ये तो आपको पता ही होगा इंडिया के बारे में, ठीक है। अब बात समझेंगे, बैटल ऑफ इम्फाल हुआ, बैटल ऑफ कोहिमा हुआ 1944 के अंदर। और उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पर क्या नाम है, कंडीशन आई कि बैटल ऑफ इम्फाल और कोहिमा इंडिया का पार्ट था, ठीक है। और यहाँ असम रिपेल्ड ने मिलके जापानियों को पीछे थोड़ा ढकेला, बर्मा से आए थे, ठीक है, यहाँ पर। और इसी के साथ साथ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस की थी, ठीक है, वो भी समाप्त हो गई। सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलकर अटैक करने आए थे यहाँ पर इस जगह, ठीक है। और उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे 1944 में, कौन, आईएनए वाले। उसके बाद लाल किले का मुकदमा चला था 1945 में, ठीक है। उसके बाद आपने पता होगा उसमें फांसी की सज़ा हुई थी, कुछ लोगों को अंग्रेज़ों ने दी थी फांसी की सज़ा। किस किसको दी थी आपको पता होगा, एक मुस्लिम था, एक सरदार थे, एक क्रिश्चियन था, एक कैप्टन शाहनवाज मुस्लिम था, फिर आपका जीएस ढिल्लो सरदार, और एक था के पवन कुमार सहगल हिंदू, ठीक है। ये तीन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, और राशिद अली को 7 साल की सज़ा हुई थी। ये हिस्ट्री का पार्ट है उसके अंदर, वो इसी का पार्ट है, इसमें ये अरेस्ट हुए थे, और 1945 में लाल किले का मुकदमा चला था यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इस टाइम बुरी हालत हो चुकी थी जापान की और जर्मनी की, बुरी तरह से एक्सिस पावर पिट रही थी। पहले एक्सिस को पीटा, अब अमेरिका की एंट्री, अमेरिका एक चेंज मेकर की तरह उभरा। और पहले भी वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका आया था कि सुपर पावर था, मतलब चेंज मेकर की तरह आया था, तो गेम चेंज कर दिया था, गेम चेंजर हो गया अमेरिका पूरी तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, 6 जून 1944 को जो एलाइड थी, एलाइड फोर्सेस, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ फ्रांस पे कब्जा किसने, इटली और जर्मनी ने कर लिया था। अब नॉर्दर्न फ्रांस, फ्रांस के उत्तरी वाले भाग में इन लोगों ने लैंडिंग करना स्टार्ट कर दी। देखो लैंडिंग आप देख पा रहे होगे, ये पानी के द्वारा नाव आ रही है, ठीक है, ये ऊपर मतलब प्लेन्स भी आ रहे हैं, आप देख पा रहे होगे प्लेन्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ आर्मी है, मतलब एम्फीबियस लैंडिंग, एम्फीबियस लैंडिंग कहते हैं कि मैं मतलब ज़मीन पे भी लैंडिंग और आकाश में और पानी के द्वारा, मतलब सब जगह जल, धरती और पानी में जो लैंडिंग हो रही थी वो आ रही थी नॉर्दर्न फ्रांस में। नॉर्दर्न फ्रांस का पार्ट है, बहुत बड़ी लैंडिंग हुई, बड़ी बड़ी नाव से, देखो शिप्स आ रही हैं, ये शिप आ रही है यहाँ पर, शिप आके लैंड कर रही है यहाँ पर, जो अटैक करें कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस बहुत बड़ी ताकत थी, उस पर इटली ने कब्जा कर लिया, जर्मनी ने कब्जा कर लिया, उसको आज़ाद कराया। और उसके बाद जो जर्मन आर्मी थी यहाँ पर, उसको पुश बैक, जर्मन आर्मी फ्रांस से बाहर निकाला, और फ्रांस आज़ाद हुआ पूरी तरह 1944 में। इसको फ्रांस के इतिहास में हम लोग डी डे के नाम से जानते हैं, डी डे। आपसे कोई पूछे डी डे किसकी आज़ादी के रूप में मनाया गया था, फ्रांस की आज़ादी के रूप में, और ये जर्मनी से आज़ाद हुआ था कब, 6 जून 1944 को। यहाँ अलाइड ने अपनी लैंडिंग की थी, यहाँ पूरी तरह लैंडिंग, जैसे मैं आपको बता चुका था। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको मैप में दिखाया भी था, अभी इस मैप में दिखाया था मैंने आपको, ये रहा, देखिए इटली ने अटैक किया फ्रांस पे कब्जा हो गया। तो नॉर्दर्न फ्रांस में इस जगह ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर उन लोगों ने अपनी पानी के रास्ते, ठीक है, एलीट पावर के, जर्मनी तो ब्रिटेन था, यहाँ पानी के रास्ते, ठीक है, हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, ठीक है, और धरती के द्वारा यहाँ पर पूरी के नाम में लैंडिंग करा दी पूरी तरह से। यहाँ डी डे बनाया कब, हमने यहाँ पर 1944 के अंदर। तो यहाँ फ्रांस आज़ाद हो गया पूरी तरह। अब देखेंगे आगे, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो अब सवाल आता है हमारे सामने 45 का। 1945 के अंदर जब बुरी हालत हो चुकी थी, क्या नाम है, 29 अप्रैल को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। भाई जर्मनी के पास से फ्रांस चला गया, इटली पे अटैक हो गया, ठीक है, आपके पास जापान पे अटैक हो रहा है वहाँ से, ठीक है, रशियन अटैक इधर कर दिया, उसकी कॉलोनीज आज़ाद करा ली। मतलब बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी जर्मनी की इस टाइम, एक्सिस पावर वालों की, ठीक है। जर्मनी ने 29 अप्रैल को और नुकसान ना हो इसलिए सरेंडर कर दिया। जब जर्मन की आर्मी ने सरेंडर करा, आत्मसमर्पण कर दिया अपना यहाँ पर, उसके बाद हिटलर को बात पसंद नहीं आई। हिटलर ने वादा किया था अपने देश की ग्लोरी को वापस लाऊंगा। उसके बाद उसके अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को
हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। हिटलर कमिट सुसाइड विद हिज वाइफ। अपनी पत्नी के साथ हिटलर ने सुसाइड कर लिया 30 अप्रैल को ही। 29 तारीख को सरेंडर करा आर्मी ने, 30 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, बाद में एलिस पावर मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, यूके और यूएस वाली। ठीक है, यहाँ इन लोगों ने बर्मा पे कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया, फिलीपींस पे वापस अपने पास ले लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया यूरोप की बात। भाई अब जापान का क्या करना है? ठीक है, ये यूरोप में जर्मन तो बहुत बुरी है, जर्मन सरेंडर कर चुका था। ठीक है, अब आती है बात जापान की। अब इन लोगों को जापान ने जो नुकसान किया था, जापान को भी सबक सिखाना था इन लोगों को। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या काम किया, जापान को सबक कैसे सिखाया कि इन्होंने मतलब अमेरिका ने, जापान ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब आज तक उससे पहले कभी न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग नहीं किया गया था और उसके बाद आज तक नहीं किया गया। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिरा दिए, किसने? यूएसए ने। ठीक है, क्योंकि अमेरिका पैसिफिक ओशन पास में था, अमेरिका नया नया बॉम्ब बना था, एटम बॉम्ब गिरा दिया यहाँ पर, कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिराया गया। जो 6 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिराया गया, इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, ये 2 एटम बॉम्ब गिराए गए, इससे जापान को बहुत ज़्यादा हानि हुई। अब आपका सवाल है कि सर ये बताइए हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम क्यों गिराया गया था? ठीक है, क्योंकि वहाँ जापान की राजधानी टोक्यो पे गिराते। एक्चुअली टोक्यो पहले ही तबाह हो चुका था, उसमें बमबारी बहुत जोरों शुरू से हो रही थी, इसलिए जापानियों ने अपना जो गोडाउन बनाया था, मतलब वेयर हाउस, जो उनके हथियार बनते थे, जो इनकी टेक्निक्स बनती थी, वो हिरोशिमा नागासाकी उस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया उसको उजाड़ दिया पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया उस टाइम जब 6 अगस्त को कम से कम उसी दिन, एक ही दिन में 1 लाख लोग मारे गए। एक दिन में ही 1 लाख लोग मारे गए, कहाँ? हिरोशिमा में। और नागासाकी में कम से कम 80,000 लोग उसी समय मारे गए जब एटम बॉम्ब गिरा था। करीब 1,80,000 लोगों की जान को नुकसान। उसके एटम बम का रेडिएशन आज तक है वहाँ पर, वो रेडिएशन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वहाँ पर आज भी हिरोशिमा नागासाकी में कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी होती है उस रेडिएशन के कारण, और अपंग पैदा होता है, अपाहिज पैदा होता है वहाँ पर। बहुत भयानक, बहुत भयावह मौत थी लोगों की वहाँ पर जो एटम बम से हुई जापान में। और इसी कारण जापान ने क्या काम किया, 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया अपने आप को, बोला भैया मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इससे पहले 44 में जर्मन ने सरेंडर कर दिया था। देखो मैंने बताया ना, 29 अप्रैल 1945 में जर्मनी ने कर दिया, 29 अप्रैल 1945। और यहाँ पर 15 अगस्त 1945 को किसने कर दिया? जापान ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। इटली सरेंडर हो चुका था पहले ही। यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन गई, और उस टाइम जब जो नेवी चीफ थे, जो मतलब एलिस फोर्स की तरफ से जो नेवी के जो चीफ थे, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था ये चीज़ कि हम लोग 15 अगस्त में जापान पर हमने कब्जा करा, मतलब विजय प्राप्त की है, तो हम 15 अगस्त के दिन ही भारत का कोई और औपनिवेशिक ताकत को आज़ाद करेंगे, तो उसी तरह को करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था वर्ल्ड वॉर के वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अब वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति क्या हो गई? भाई सीधी बात, जिसकी कंट्री छीनी है, जो कंट्री जर्मनी से गई है, तो वहाँ पर एक नई चीज़ की शुरुआत है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है कि आपस में लड़ेंगे नहीं, पर इसकी बुराई उससे, इसकी चुगली उससे करेंगे, उसका बुरा चाहेंगे। कोल्ड वॉर का मतलब अब यहाँ पर कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। 1945 से 1991 तक दुनिया की 2 नई पावर निकल के आई थी। कौन सी? अमेरिका और रशिया सुपर पावर बन चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि देखो फ्रांस, अब बात करेंगे, फ्रांस जो था और आपका जर्मनी था, जो बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे, बहुत नुकसान हो चुका था उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थी। जब पैसा नहीं था इंग्लैंड के पास और फ्रांस के पास, तो इंग्लैंड फ्रांस ने दुनिया में जहाँ तक कब्जा किया था, उनको उस कंट्री को आज़ाद करना पड़ा। उसमें हमारा भारत भी आता है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत पैसा जा चुका था, बर्बाद हो चुके थे, महा तबाही हुई थी वहाँ पर। और फ्रांस को तो मिरेकल कंट्री कहते हैं, वो तो बहुत जल्दी उभरा था नुकसान से। ठीक है, तबाह हो चुका था फ्रांस, बहुत जल्दी उभरा, पर इंग्लैंड को थोड़ा 10-15-20 साल लगे थे उस नुकसान से उभरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो सुपर पावर निकल के आई थी वो अमेरिका और रशिया सुपर पावर निकल के आई। ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ गई, 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी दुनिया। एक नाटो, जो कि अमेरिका ने स्थापित किया था। नाटो को कहते हैं हम फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग चाहते हैं मैं नाटो पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं नाटो में मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और उसके जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं, आप लोग बताइए। आपको अगर हेल्प चाहिए उन वीडियोज़ की तो मैं बना सकता हूँ नाटो पे और UN पे, यूनाइटेड नेशंस पे, संयुक्त राष्ट्र पे बना सकता हूँ। उसके अलावा एक भाग तो नाटो तो अमेरिका ने बनाया,
और एक वार्सो पैक्ट बना जो यूएसएसआर ने बनाया, ठीक है, यहाँ पर। और पोलैंड की राजधानी वार्सो थी, ठीक है, वहाँ पर ये रशिया ने बनाया। अब यहाँ पर अब क्या हुआ, जर्मनी के भी दो टुकड़े कर दिए गए, जर्मनी को भी दो भाग में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। कौन सा ईस्ट, पहले पोलैंड को बांटा था, पोलैंड को जब दो भागों में बांटा था तो एक ईस्ट वाले वेस्ट वाले पार्ट में कंट्रोल किया जर्मनी ने और ईस्ट वाले पार्ट में कंट्रोल किया रशिया ने। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। देखते हैं आगे, आगे कंडीशन आती है फिर उनके ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के बीच में दीवार बनाई है, इसको कहते हैं बर्लिन वॉल। बर्लिन बर्लिन जैसे मान लो ये दीवार है, अगर यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, दीवार बन गई ये बर्लिन वॉल के नाम से यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो मिलिट्री लोग थे, पॉपुलेशन थी, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जर्मन कुछ यहाँ पर हैं कुछ यहाँ पर हैं, अब उन जर्मन्स को भी हमने क्या किया, यहाँ से पॉपुलेशन को हमने ट्रांसफर किया, जर्मन जर्मन की जगह ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन की जगह लोगों को अब हैवी पॉपुलेशन ट्रांसफर किया। उसके दौरान बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए थे लाइफ के लिए, बहुत लोग मारे गए थे, इसके अंदर मटेरियल बहुत पैसा बर्बाद हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई यूरोप के अंदर, पूरी तरह नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड और फ्रांस की जो इमेज थी, स्टेटस था, वो तबाह हो गया। ग्लोबल पावर उनकी जो थी, ये हुआ करते थे कभी विश्व की वैश्विक शक्ति होते थे, ठीक है, वो अब और आगे वैश्विक शक्ति नहीं रहे ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने डीकोलोनाइजिंग स्टार्ट कर दी, मतलब जहाँ कब्जा, डीकोलोनाइजिंग का मतलब होता है जहाँ जिस कंट्री में इनका कब्जा था इंग्लैंड और फ्रांस का, उन कंट्रियों को आज़ाद करना स्टार्ट कर दिया। पैसा नहीं था कंट्री चलाने के लिए, अपने देश को बचा लें या उन देशों को चला लें, ठीक है। उसके बाद उसी दौरान पे एक और नया संगठन पैदा हुआ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका आपसे एग्जाम में पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, वो 24 अक्टूबर 1945 को, या हम बोल सकते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। इसका मतलब क्या था कि इसका काम था कि जैसे पहले लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी, ये फेल नहीं होना चाहिए। इसका काम था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोके, कहीं दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। आपके अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और पूरी दुनिया जब तबाह होगी तो इतनी बुरी तरह तबाह होगी क्योंकि हर कंट्री न्यूक्लियर पावर है आज, ठीक है, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, दुनिया में एक तिनका भी नहीं बचेगा, महाप्रलय आ जाएगी इस दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद इजराइल नाम की नई कंट्री बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर कोरिया को डिवाइड करिए दो भागों के अंदर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। कोरिया दो भागों में, जापान का कब्जा था आज कोरिया पे, मतलब एक्सेस पावर का, ठीक है। नॉर्थ कोरिया पे जो कब्जा कर लिया अब किसने, रशिया ने कर लिया, ठीक है, यूएसएसआर ने। और साउथ कोरिया पे जो कब्जा करा वो करा अमेरिका ने, यूएसए ने, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया उन लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली क्योंकि जापान से छीन कर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता चुका हूँ इसके बारे में। देखिए ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला ये बर्लिन वॉल है, बर्लिन वॉल, ठीक है। अब यहाँ के लोगों ने परमिशन नहीं दी कि यहाँ का जो कोई आदमी इधर जाए, बर्लिन का इधर जाए और इधर का इधर नहीं आएगा। ये बर्लिन वॉल इकट्ठी कर दी, और बर्लिन वॉल ज़्यादा लंबे समय नहीं रही, ये 1991 में तोड़ दी गई थी 1991 के अंदर। और 1991 के बाद ये जर्मनी का हिस्सा वापस उसको मिल गया था। यहाँ पर जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब होलोकॉस्ट, अब लोगों कैसे जर्मनी में और लोगों की क्या स्थिति थी भाई। जो मैंने बताया जो हिटलर था, हिटलर की क्या नाम है, एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी हिटलर की, क्या थी कि यहूदियों को पसंद नहीं करता था। जो हमारे पास ज्यूज थे, ज्यूज को पसंद नहीं करता। उन लोगों ने एक प्लान किया कि रशिया में एक भी ज्यू नहीं रहेगा, ठीक है, होमोसेक्सुअल नहीं रहेंगे, और जो कहते हैं दिमागी तौर पे थोड़े पागल हैं, मानसिक संतुलन हिला हुआ उनका, या शारीरिक रूप से पागल है, फिजिकल चैलेंज है, वो लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों ने उनको मारने का एक प्लान बनाया। उन लोगों को उठा उठा के ये क्या करते थे, जर्मनी के अंदर लेबर कैंप्स बने थे, हमारे रहते हैं, इनको मजदूरों की तरह, मतलब बहुत कहते हैं ना कोलू के बैल की तरह से काम कराते थे। इस तरह काम कराते थे इन लोगों से कि ये लोग के मतलब काम कर करके मर जाएं। खाना नहीं देते थे, मारते थे, पानी नहीं देते थे, काम करवाते थे, उसमें कुछ ये लोग मर जाएं। अब उसमें कुछ लोग मर गए भूख प्यास के कारण, स्टार्वेशन के कारण, ठीक है। उसमें जो लोग बच गए उन लोगों को ये गैस चैम्बर में छोड़ देते थे। एक प्लानिंग थी इनकी पूरी उनको मारने की, ठीक है, गैस चैम्बर में छोड़ते थे। गैस चैम्बर में जहरीली गैसें होती थी वहां पर, और जहरीली गैस से वो लोग मर जाते थे। तो इनका आंकड़ा कितना आ गया था, करीब 60 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे। कौन, यहूदी, होमोसेक्सुअल, मेंटली चैलेंज, फिजिकल चैलेंज, ये जर्मन से इन लोगों को मारा था उस टाइम। करीब 60 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे यहाँ पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की स्थिति क्या थी भाई, इंडिया जो सपोर्ट कर रहा था वो क्या कि इंडिया पे इंग्लैंड का कब्जा था, मतलब एलिस पावर का कब्जा था, इसलिए इंडिया सपोर्ट कर रहा था अंग्रेजों को, ठीक है। पर यहाँ पर कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी अंग्रेजों को। उसके बाद क्या हुआ, 25 लाख जो सैनिक थे हमारे भारतीय, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा,
25 लाख जो भारतीय सैनिक थे वो लड़े एलिस पावर के अंदर। कहाँ से? बर्मा जाके लड़े, मतलब म्यांमार में, अफ्रीका जाके लड़े, साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया से आके लड़े, यहाँ पर और मारे गए 25 लाख। उसके अलावा 30 लाख सैनिक हमारे पास जो वो क्या है बंगाल के अंदर बंगाल फेमाइन से मारे गए, मतलब भुखमरी फैल गई थी, फेमाइन, क्योंकि बंगाल में वहाँ पर चावल आते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास जो धान का कटोरा है, ठीक है, हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है आज, ठीक है। तो वहाँ पर जो चावल होता था, जितना चावल पैदा हो रहा है वो लोग यहाँ के लोगों सैनिकों को लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, भारतीयों को यहाँ लड़ने के लिए नहीं देते लोगों को कि आप ये खाओ चावल लो और यूज़ करो, आप लड़ो, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो सारा अनाज यहाँ से लेके कहाँ यूरोप बेचते थे, और यूरोप में जो एलिस पावर के सैनिक लड़ रहे थे अंग्रेज, वो अनाज वो खाते थे और उसके बाद वो लड़ते थे वहाँ से। और यहाँ पर करीब 30 लाख लोग स्टारवेशन से, भूख के कारण और मर गए इंडिया के अंदर। तो मतलब 30 लाख ये, 25 लाख ये, 55 लाख लोग यहाँ से मर गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो हमारे इंडिया से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा जान मान की हानि हुई थी, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? काफ़ी मेहनत के बाद बनाई ये वीडियो, ये वाली बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस वीडियो के ऊपर। आप लोग अपनी प्रक्रिया बताइए कि आपको कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, हर चीज़ मैप से समझाने की कोशिश की गई है। अगर नहीं समझ में आती है तो दोबारा देखिए, इसको समझ में आएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज़रूर देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर होगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरा लिंक है टेलीग्राम पे आपका t.me/Dr_Zishan_sir, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर इस ग्रुप में डेली PDF प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है सबको शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत बहुमूल्य, आपको किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या वनडे की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस में पढ़ा देते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस वालों को पढ़ा देते हैं ये चीज़ें, ठीक है। पर यहाँ आपको एक चीज़ सिस्टमैटिकली डेट वाइज बताई गई है बहुत अच्छी तरह से। बार बार वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और UPSC के मेंस और PCS मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो।